सुबह का वक्त। समुद्र के बीचों बीच एक शिप बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। वो शिप बाहर से जितना शानदार था उतना ही अंदर से लग्जूरियस था, लेकिन उस शिप के अंदर एक अलग ही गर्म माहौल और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आदमी सोफे पर बैठे सामने के एक नौजवान शख्स को इरिटेट भरी नजरों से घूर रहा था, जो अपना एक पैर दूसरे पर टिकाए शान से बैठा था। उसका एटीट्यूड और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ही दूसरों को डराने के लिए काफी था। उस शख्स के इस रवैये को देखकर सोफे पर बैठे आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से गन निकालकर उस आदमी पर पॉइंट कर देता है और गुस्से में कहता है, मिस्टर हसरत सिंघानिया, लगता है आपको अपनी जान से भी ज्यादा अपनी कंपनी प्यार है, जो आप इस पेपर पर साइन नहीं कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर हसरत एक ईविल स्माइल करने लगा। हसरत के सिर पर गन पॉइंट होने पर भी उसका रवैया अभी बरकरार था और उसके चेहरे पर एक डर की सिकंज तक नहीं थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। हसरत का ऐसा एटीट्यूड देख उस आदमी का गुस्सा मानो परमाण चढ़ गया। उसी पल उस आदमी ने गुस्से में शूट कर दिया। वहां का पूरा माहौल गोली की आवाज से गूंज उठा, पर वो गोली हसरत के कानों के पास से गुजर गई। उस आदमी ने गुस्से में स्माइल करते हुए कहा, ये मत समझना कि मेरी गोली चूक गई है। अगर तुमने पेपर पर साइन नहीं किया तो ये गोली इस बार चूकेगी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर हसरत के चेहरे पर एक अलग सा ठंडापन था और उसकी आंखों में तूफान आने से पहले की शांति थी। उसी पल हसरत ने अपने जेब से एक पेन निकालकर अपनी आंखें बंद की। आंखें खोलते ही उसकी आंखें शैतानी हो गईं और अगले ही पल उस आदमी की चीख पूरे समुद्र में गूंज उठी। अब उस आदमी के हाथ में गन के बजाय पेन आर पार थी। अब हसरत उस आदमी पर गन पॉइंट किए खड़ा था। जो आदमी हसरत को डराने की कोशिश कर रहा था, अब हसरत को देखकर उसकी ही रूह कांप रही थी। उसकी जान अब उसके मुंह में आ चुकी थी, मानो जैसे ही अपना मुंह खोलेगा वैसे ही उसकी जान निकल जाएगी। हसरत के इस एक्शन से उस आदमी के बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गई और हसरत के ऊपर हर तरफ से गन पॉइंट करके खड़े हो गए। पर वो सब बॉडीगार्ड अंदर ही अंदर डरे जा रहे थे, क्योंकि हसरत भले ही अंडरवर्ल्ड से ना हो, पर वो माफिया से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी उस आदमी ने थोड़ा राहत की सांस लेते हुए घमंड से स्माइल करते हुए कहा, हसरत, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ अकेले आए हो और वो तुम्हारे 2 चमचे भी नहीं है, तो तुम्हें मारने में काफी आसानी होगी और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी कंपनी अपने नाम कर लूंगा। उसी पल हसरत क्रुएलिटी से हंस पड़ा और बोला, क्या सच में तुम मुझे मार सकते हो? आज तक कोई मुझे छू नहीं सका और तुम मुझे मरना की धमकी दे रहे हो? उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसे जान से मार दो। उस आदमी के बॉडीगार्ड ऑर्डर पाकर शूट करने वाले थे कि तभी उन सारे बॉडीगार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और कुछ ही सेकंड्स में वो सब जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उसी पल 2 लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए हसरत के आजू बाजू में आकर खड़े हो गए। उनके आंखों से ही कोल्डनेस के साथ साथ क्रूएलपन साफ झलक रहा था। हसरत क्रूएल्टी से हंसते हुए उस आदमी के कानों में बोला, हसरत सिंघानिया को मरना इतना आसान भी नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मरोगे नहीं? तभी हसरत ने हाथ को उठाया और बोला, एजे। हसरत के इतना बोलते ही एजे ने हसरत के हाथों में एक पेपर को थमा दिया। हसरत उस आदमी के हाथ में धंसा पेन बेरहमी से निकाल कर बोला, चलो तुम जल्दी से साइन करो, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उस आदमी की डर से आधी जान पहले ही निकल चुकी थी। हसरत के हाथ में लिए पेपर को डर भरी नजर से देखने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि उन तीनों के सामने छू तक निकाल पाए। वो नहीं चाहता था कि उसकी भी हालत बॉडीगार्ड जैसी हो। तभी हसरत ने उसके पैरों पर गोली मारते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, दीवान सक्सेना, तुम्हारा भले ही गलती से गोली चूक सकता है, पर मेरा नहीं। साइन करो। हसरत की चिल्लाने से दीवान सक्सेना का पूरा शरीर डर से कांप उठा और जल्दी से पेन लेकर अपने कांपते हाथों से पेपर पर साइन करने लगा। हसरत ने उस आदमी के गालों पर थपथपाते हुए राजा की तरफ सोफे पर बैठ गया और एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम जानना नहीं चाहोगी को इन पेपर्स में क्या है? चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। हसरत ने वीएन से कोल्ड वॉइस में कहा, वीएन इसे एक्सप्लेन करो। वीएन ठंडी आंखों से देखते हुए बोला, मैं दीवान सक्सेना अपना पूरे शेयर्स को रॉयल अंपायर के सीईओ मिस्टर हसरत सिंघानिया को देता हूँ और मैंने आज तक जो भी इलीगल काम किया था मैं उससे अग्री करता हूँ और अपने किए गए पापों पर शर्मिंदा हूँ।
जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वीएन की बात सुनकर दीवान के तो होश ही उड़ गए और उसकी सांसें डर से अटकने लगी। दीवान ने तो सोचा था कि अगर वो पेपर पर साइन कर देगा तो वो बच जाएगा, पर उसका उल्टा ही हो गया। उसी पल हसरत ने दीवान के सिर के बीचों बीच शूट कर दिया। हसरत उस गन को दीवान के ऊपर फेंक कर चलते हुए बोला, हैप्पी जर्नी मिस्टर दीवान सक्सेना। अब वो तीनों अपने शिप पर खड़े थे। सक्सेना की शिप पूरा ब्लास्ट हो चुकी थी और उसके ऊर्जे पुर्जे समुद्र में डूब चुके थे। हसरत सिंघानिया इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए तो उसे इंडिया का किंग कहा जाता है। हसरत 28 साल का हैंडसम और मोस्ट अट्रैक्टिव बैचलर है। उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच है, पर उसकी पर्सनैलिटी कोल्डनेस और क्रूरटी से भरा हुई है। पर उसके पास कोई आए उसे बर्दाश्त नहीं, खासकर लड़कियां। हसरत के साथ वीएन और एजे हर वक्त एक बॉडीगार्ड की तरह रहते थे। एजे और वीएन दोनों ही हैंडसम और अट्रैक्टिव थे, पर वो भी हसरत की तरह कोल्डनेस से भरे थे और उनके चेहरे पर हमेशा मास्क रहता है, जिसकी वजह से इनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है और दोनों कहाँ से आए हैं किसी को नहीं पता। हसरत शिप से उतरते ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वीएन ने कार का डोर किया। हसरत कार में बैठ गया और तीनों वहां से निकल गए। तभी हसरत ने कहा, 2 साल पहले उस रात के बारे में कुछ पता चला? कौन थे वो लोग? ड्राइव कर रहे एजे ने कहा, नहीं बॉस, पर हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। हसरत गुस्से में बोला, वो लोग मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। जिस दिन वो लोग मेरे हाथ लगे वो दिन उन लोगों का आखिरी दिन होगा। तभी हसरत ने उन दोनों से कहा, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो, मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जुनून 22 साल की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है, जिसे कोई एक बार देख ले तो उसके खूबसूरती का कायल हो जाए। पर जुनून जितनी खूबसूरत है उतनी ही इसकी किस्मत बदनसीब है, क्योंकि जुनून जब साल की थी तब अपने मॉम डैड के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी। तभी अचानक ही उस बस में आग लग गई, पर जुनून किसी तरह बच गई थी। पर उसके मॉम डैड के साथ बस में मौजूद सभी लोग मारे गए। जुनून का बचना जुनून के लिए खुशनसीबी है या बदनसीबी, पता नहीं। जुनून के पापा मम्मी के जाने के बाद जुनून की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। जुनून के पास हमेशा हर रोज एक नई मुसीबत आती रहती थी, जिसे जुनून अच्छे से वाकिफ थी। किसी से टकराने से जुनून जमीन पर गिर गई और डर से उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और सामने वाले शख्स को देखने लगी। उसके सामने एक नौजवान शख्स खड़ा था, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी। तभी उस शख्स ने अपना हाथ जुनून की तरफ बढ़ा दिया। जुनून की नजरें उस शख्स के हाथों से होते हुए उसके चेहरे पर गई। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके पीछे से धूप आ रही थी, जिसकी वजह से उस शख्स का चेहरा चमक रहा था। जुनून ज्यादा न सोचते हुए उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और अपने कपड़े को साफ करते हुए बिना देखे बोली, सॉरी, मैं आपसे गलती से टकरा गई। तभी जुनून ने पीछे मुड़कर उन लड़की को देखने लगी, पर वो लड़के मानो कहीं अचानक ही गायब हो गए थे। जुनून ये देखकर जाने लगी, क्योंकि उसे डर था कि वो लड़के दोबारा आ सकते थे। तभी उस शख्स ने बोला, क्या तुम ठीक हो? जुनून उसके बोलने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। वही रोड के साइड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा था, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि दीवान सक्सेना ने सुसाइड कर लिया है, जिसकी वजह से सक्सेना कंपनी के बोर्ड मेंबर बहुत परेशान है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जिसके पास कंपनी का शेयर ज्यादा होगा वही इस कंपनी को संभालेगा। और सक्सेना कंपनी के नए सीईओ मिस्टर हसरत सिंघानिया होंगे, क्योंकि उनके पास सक्सेना कंपनी के 50% शेयर्स है। सक्सेना कंपनी। सभी एम्प्लॉई डिसिप्लिन में एंट्रेंस पर खड़े थे। उसी पल एंट्रेंस के सामने एक लग्जरियस ब्लैक कार आकर रुकी। एंट्रेंस पर खड़ा एक आदमी जल्दी से जाकर कार का डोर खोल दिया और उस कार में से एक बहुत हैंडसम नौजवान शख्स निकलकर एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। एंट्रेंस पर खड़े सभी एम्प्लॉय उस शख्स को देख अपना सर झुका लिए, और वो शख्स कोई और नहीं हसरत सिंघानिया था, और उसके कुछ कदमों के पीछे वीएन और एजे चल रहे थे। वो तीनों अट्रैक्टिव और डैशिंग लग रहे थे। तभी एक मेल एम्प्लॉई ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए सीईओ केबिन तक छोड़ दिया। हसरत हेड चेयर पर बैठ गया और कुछ फाइल को देखते हुए बोला, एजे, इन 1 साल में जितने प्रॉफिट और लॉस हुए हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। तभी हसरत का फोन रिंग होने लगा। हसरत अपने फोन की स्क्रीन को देखते ही कॉल को इग्नोर कर दिया, पर उसका फोन लगातार रिंग हुए जा रहा था। उसी पल हसरत ने गुस्से में कॉल रिसीव कर अपने कानों पर लगा लिया। तभी दूसरी साइड की बात सुनकर हसरत का चेहरा ठंडा पड़ गया और कॉल पर बोला,
मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही केबिन से बाहर निकल गया। वही जुनून सक्सेना कंपनी के बाहर खड़ी होकर ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग को देख रही थी। अच्छे से देखने के बाद वो खुद से बोली, प्लीज गॉड, ये जॉब मुझे ही मिले, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना बोलकर जुनून सैड सा फेस बना लेती है। फिर कंपनी के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक जुनून किसी से टकरा जाती है और बिना उसे देखे सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाती है। जुनून रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोली, मैम, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। क्या आप बता सकती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट थोड़ा अफसोस करते हुए बोली, सॉरी मैम, इंटरव्यू किसी इश्यू की वजह से कैंसिल हो गया है। जुनून रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर निराशा से सिर झुकाकर चलते हुए बोली, मेरी किस्मत कितनी खराब है, पता नहीं सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो वो लड़के और अब इंटरव्यू भी कैंसिल हो गई। जुनून थोड़ा गुस्सा करते हुए ऊपर की तरफ देखकर आगे बोली, भगवान जी, अगर और भी कोई मुसीबत है तो वो भी आज ही ला दो, क्या रोज रोज मुझे परेशान करते हो? तभी जुनून ने आपने गले पर हाथ फेरा। गले पर हाथ फेरते ही उसके चेहरे पर परेशानी की झलक आ गई। जुनून बेताबी से किसी चीज को ढूंढने लगी। जुनून ढूंढते हुए अब कंपनी के बाहर आ चुकी थी। जुनून इधर उधर देख ही रही थी कि तभी जुनून के सामने से एक कार गुजरी। उस कार की विंडो खुली थी। उस कार में हसरत बैठा था। जुनून उस कार को देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगी और चिल्लाते हुए बोली, कार को रोको, कार को रोको। पर जुनून की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। तभी जुनून पास में पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाकर सीधा हसरत के कार के मिरर पर मार देती है, जिससे उस कार का मिरर टूट गया और वो कार वहीं रुक गई। जुनून उस कार के पास जाते ही गुस्से में बोली, क्या आपको सुनाई नहीं देता? मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी। वही कार में बैठा हसरत गुस्से में जुनून को घूरते हुए कार से बाहर आ जाता है और अचानक जुनून के बाहों को पकड़कर अपने कार में सटा देता है। वो जुनून की बाहों को दबाते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे कार के मिरर को तोड़ने की और मुझ पर यानी हसरत सिंघानिया पर चिल्लाने की। जुनून उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर बहुत डर गई। हसरत ने जुनून के बाहों को इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि जुनून को अपने हाथों में दर्द होने लगा। जुनून खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हसरत ने जुनून को इस तरह जकड़ रखा था कि वो खुद को चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी जुनून थोड़ा दर्द में बोली, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पहले तुमने मेरे कार का मिरर तोड़ा ताकि तुम मुझे फंसा सको। जब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ तो तुम्हें दर्द हो रहा है। जुनून डरते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। हसरत ने गुस्से में आगे कहा, तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जुनून हसरत को समझाते हुए बोली, देखिए मिस्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। आप रुक नहीं रहे थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरी। जुनून की बात बीच में काटते हुए हसरत ने नफरत से कहा, आखिर आ ही गई अपनी औकात पर, कितना पैसा चाहिए? तभी हसरत अपने कार से पैसे निकालकर जुनून के मुंह पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, शायद तुम जैसी लड़की के लिए इतने पैसे काफी होंगे। हसरत इतना बोलकर वो जाने लगा। हसरत ने जुनून के मुंह पर पैसे फेंकते हुए जो बोला था, उसकी वजह से जुनून अब बहुत गुस्सा आ चुकी थी। जुनून ने हसरत पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं बस अपना लॉकेट लेने आई थी जो आपकी शर्ट में अटकी है। माना मुझसे गलती हुए है, पर क्या मतलब है आपका तुम जैसी लड़कियों से? कुछ देर पहले जिससे जुनून एंट्रेंस पर टकराई थी वो हसरत था। उन दोनों के टकराने की वजह से जुनून का लॉकेट हसरत के शर्ट में अटक गई थी। हसरत ने चलते हुए उस लॉकेट को अपने शर्ट से खींचकर निकाल दिया, जिससे वो लॉकेट टूट गई और हसरत उस लॉकेट को फेंकते हुए बोला, ये लो तुम्हारी सस्ती घटिया सी लॉकेट। जुनून हैरानी और गुस्से में हसरत को देखते हुए अपनी लॉकेट की तरफ दौड़ पड़ी। जुनून अपनी टूटी हुए लॉकेट को उठाकर आंसू भरी आंखों से देखने लगी। एकदम से जुनून उस लॉकेट को अपने सीने से लगाकर रोने लगी और बोली, सॉरी मम्मी पापा, आपकी दी हुई आखिरी निशानी भी नहीं संभाल पाई। अचानक से ही जुनून की रोती आंखें गुस्से में बदल गईं और जुनून खड़े होकर अपने हाथ में एक ईंट उठाकर हसरत की तरफ बढ़ गई। वहीं हसरत कार में बैठने ही वाला था कि उसे कुछ टूटने की आवाज आई। तभी हसरत की नजर अपने कार के पीछे वाली कांच पर पड़ी जो पूरा टूट चुका था। जुनून उसके सामने आकर गुस्से में उसके मुंह पर वही पैसे फेंकते हुए बोली, इन पैसे से किसी का इमोशन नहीं खरीद सकते, समझे मिस्टर बदतमीज।
हसरत की आंखों में खून उतर आया। हसरत ने गुस्से में जुनून का एक हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगाकर खुद से सटा लिया और अपने कार से सटाकर अगले ही पल हसरत ने गन निकालकर जुनून के माथे पर पॉइंट कर दिया। हसरत जुनून की आंखों में देख रहा था। जुनून की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हसरत आग बबूला होते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हसरत सिंघानिया पर पैसे फेंक सको, और तुम जैसी 2 टके की लड़की अब मुझे बताएंगी कि इमोशन क्या होता है। तुम जैसी लड़की न जाने हर रोज कितने अमीर लड़कों को फंसाती होगी और पैसे के लिए न जाने क्या क्या करती होगी। हसरत की बात सुनकर जुनून भड़क गई और हसरत को धक्का देकर उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोली, आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर को जज करने वाले? मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो मेरे बारे में बकवास करेंगे। जुनून के जोरदार थप्पड़ से हसरत का चेहरा एक साइड से झुक गया था और उसका गाल पूरा लाल पड़ चुका था। थप्पड़ मारकर जुनून ने हसरत के ईगो को हर्ट कर दिया। हसरत ने गुस्से में जुनून को देखा और एकदम से उसका गला पकड़कर दबाते हुए खुद के बेहद करीब कर लिया, जिससे अब हसरत की गर्म सांसें जुनून के गालों पर पड़ रही थी। हसरत के गला दबाने की वजह से जुनून की सांसें फूलने लगी थी। हसरत कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी हसरत का कॉल रिंग होने लगा। हसरत समझ गया कि किसका कॉल है। हसरत ने एकदम से जुनून का गला छोड़ दिया। जुनून का गला छूटते ही वो जोरों जोरों से खांसने लगी। हसरत वहां से जाने लगा। हसरत ने बिना पीछे मुड़े जुनून पर शूट कर दिया। वो गोली जुनून के गले को छूकर निकल गई, जिससे उसके गले से खून निकलने लगा। हसरत ने क्रूएल्टी से कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा लड़की। हसरत इतना बोलकर अपनी टूटी हुई कार में बैठकर बहुत ही तेज स्पीड में वहां से निकल गया। वहीं एक शख्स अंधेरे कमरे में किसी राजा की तरह सोफे पर बैठे सिगरेट की कस ले रहा था। अंधेरे की वजह से उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा अंधेरे में भी किसी को डराने के लिए काफी था। उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच में फ्लैश लाइट थी, जिनमें कुछ लोग रस्सी से बंधे थे। उन लड़कों के शरीर पर जगह जगह चाबुक और डंडों के मारने के निशान थे। वो लड़के वही लोग थे जो जुनून का पीछा कर रहे थे। वो लड़के डर और दर्द से चिल्लाए जा रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम उस लड़की को क्या, अब किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए। हम उसे आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तभी सोफे पर बैठे शख्स ने क्रूएलिटी से कहा, तुमने मेरे प्यार पर गंदी नजर डालने की कोशिश की है और मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूं। पहले अपनी गलती की सजा तो भुगत लो, फिर मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। तभी वो चिल्लाते हुए बोला, रातिक, इन सब का जुबान काट लो और इनकी आंखें निकाल लो, ताकि मेरी जुनून को न देख सके और न ही कुछ बोल सके। उसी पल वो सब लड़के डर से चिल्लाने लगे, हम लोगों के साथ ऐसा मत करो, हम वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो। वो सब उसके सामने गिड़गिड़ाए जा रहे थे, पर वो शख्स शांति से सिगरेट की कस लिए जा रहा था। वहीं उन लड़कों की चीखें गूंजने लगी और सोफे पर बैठा शख्स उन लड़कों को देखकर साइको की तरह मुस्कुराए जा रहा था। तभी रातिक उसके पास आकर बोला, डीके बॉस, हमें जुनून मैम का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। डीके की हंसी अब पागलपन में बदल गई। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, जुनून, बस कुछ दिन और तब हम एक दूसरे के पास होंगे। बोलकर डीके किसी पागल आशिक की तरह मुस्कुराने लगा। आधी रात का वक्त, रात के खूबसूरत चांदनी में हसरत रोड पर किसी ब्लैक कार के पीछे भाग रहा था। हसरत उस कार के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कार में उसका कोई अपना हो और उसे उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हो। तभी हसरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कार को रोको और उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। पर वो कार नहीं रुकी, बल्कि हसरत की आवाज सुनकर वो ब्लैक कार और भी ज्यादा स्पीड से रोड पर भागने लगी। उसी पल हसरत अपने जगह पर रुक गया और अपने कमर से गन निकालकर उस ब्लैक कार के पहियों पर शूट कर दिया, जिससे उस ब्लैक कार के पीछे का पहिया पंचर हो गया, जिससे उस ब्लैक कार की स्पीड धीरे हो गई। हसरत उस कार के पास जा ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक ब्लैक कार हसरत को एक झटके में ही उड़ा दिया और वहीं हसरत उसी कार पर लुढ़कते हुए रोड पर गिर गया। हसरत का पूरा शरीर खून से लटपट हो गया और उसके सिर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा, जिससे उसका पूरा चेहरा खून से सन गया। तभी हसरत के सामने से वो दोनों ब्लैक कार गायब हो गई और हसरत की भी आंखें अब धुंधली पड़ने लगी थी। हसरत ने कुछ शब्द ही बोला, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। हसरत के इतना बोलते ही उसकी आंखें बंद हो गईं।
उसी पल हसरत चिल्लाते हुए बेड पर बैठ गया और गुस्से में उसकी मुट्ठी कस गई। हसरत का चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी हसरत ने गुस्से में बोला, मैं तुम लोगों को ढूंढकर ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक दूसरी जन्म लेने से मना कर दे। कौन है डीके? क्या जुनून डीके को जानती है? हसरत किसे बचाना चाहता था और हसरत किसी मारने की बात कर रहा था? क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुने माय क्रूअल सीईओ। सुबह जुनून ट्रैफिक में फंसी हुई थी। आज मुंबई के रोड पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक था, जैसे आज ही सबको कहीं जाना हो, या यूं कहे कि कुदरत का इशारा हो जुनून को रोकने के लिए। जुनून ऑटो में बैठे परेशान हो रही थी क्योंकि आज उसका का दूसरा इंटरव्यू था और ट्रैफिक की वजह से जुनून को थोड़ा लेट हो रहा था। इसलिए जुनून ऑटो वाले को पैसे देकर फुटपाथ पर चलने लगी। रॉयल अंपायर। जुनून दौड़ते हुए कंपनी के अंदर चली गई और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोली, मैम, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, तो आप बता सकती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट बोली, गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर जुनून ने स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू। जुनून इतना बोलकर जाने लगी। वही हसरत भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हसरत कार में बैठे अपने आईपैड में देख रहा था। तभी हसरत का फोन रिंग होने लगा। हसरत उस कॉल को रिसीव करके कोल्ड वॉइस में कहा, मॉम, मैंने उस बात को पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो आप मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। हसरत की बात सुनकर कॉल के दूसरी साइड से उसकी मॉम बोली, बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, पर थोड़ा टाइम निकल के तो जा ही सकते हो, और वो तुम्हारी। तभी हसरत बीच में बात काटे हुए थोड़ा गुस्से में बोला, मॉम, मैंने आपकी एक शर्त पहले ही मान ली है और आप मुझे जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। हसरत इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। वही जुनून इंटरव्यू हॉल से निकली। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। जुनून खुद से स्माइल करते हुए बोली, आखिर मुझे एक सेक्रेटरी की जॉब मिल ही गई, और सेक्रेटरी के जॉब में काम भी थोड़ा कम होता है, जो ये मेरे लिए बेहतर है। जुनून जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से जुनून को रोकते हुए बोली, जुनून रुको। जुनून आवाज सुनकर रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। वहीं जुनून के पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। तभी जुनून मुस्कुराते हुए बोली, यस सिया मैम। सिया HR डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी और आज का इंटरव्यू सिया ने ही लिया था। सिया बोली, ऐसा पहली बार हुआ कि CEO सर किसी का रेज्यूमे देखते ही अपनी सेक्रेटरी का जॉब दे दिए, तो इसके लिए कंग्रेचुलेशंस जुनून। और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी। तभी एक लड़की सिया के पास आते हुए परेशान होकर बोली, सिया मैम, एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। जिसमें हमारी न्यू नेकलेस डिजाइन थी, वो कंप्यूटर कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो लड़की थोड़ा डरते हुए बोलो, अगर ये न्यू डिजाइन आज लॉन्च नहीं हुई तो हमारा 300 करोड़ का लॉस हो जाएगा। उसी वक्त सिया बीच में बोली, तुम इन सब बातों पर मत ध्यान दो, पहले तुम कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाओ और फिर CEO सर को इन्फॉर्म करो। वो लड़की सिया की बात सुनकर बोली, हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ और CEO सर को भी इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं जाती हूँ। सिया अपना सर हाँ में हिला दिया और HR डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई और जुनून भी उसके साथ में चली गई। HR डिपार्टमेंट में कंप्यूटर एक्सपर्ट आ चुका था और वो अपना काम शुरू भी कर दिया था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन था, जैसे उसे कुछ समझ में ही भी आ रहा हो वो क्या करे। कंप्यूटर एक्सपर्ट ने परेशान होकर कंप्यूटर पर अपना हाथ चलना बंद कर दिया। सिया उसे ऐसा करता देख कंप्यूटर एक्सपर्ट से बोली, क्या हुआ, आप इसे स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कंप्यूटर एक्सपर्ट ने परेशान होकर कहा, सॉरी मैम, मैं इसे रिस्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस कंप्यूटर में वायरस डाला गया है। ये इतना स्टोरिंग है कि इसे मैं क्या कोई और एक्सपर्ट भी नहीं निकाल सकता है, बस वही इंसान निकाल सकता है जिसने इस वायरस को डाला है। सिया उसकी बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, प्लीज दोबारा ट्राई कीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है और कुछ भी करके इसे रिस्टार्ट कीजिए। कंप्यूटर एक्सपर्ट ने कहा, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलकर जाने लगा। सिया और HR डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय टेंशन में आ गए। उन्हें अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि लॉन्च होने में कुछ ही घंटे बचे थे। वहीं जुनून कंप्यूटर को लगातार देख रही थी। जुनून कंप्यूटर की तरफ देखकर बोली, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस वायरस को निकाल सकती हूँ। वही सिया और एम्प्लॉय हैरानी से जुनून को देखने लगे। उसी पल सिया बोली, क्या ये तुम कर सकती हो? जुनून कंप्यूटर को देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिया जल्दबाजी दिखाते हुए बोली, तो खड़ी क्यों हो? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस वायरस को निकाल दो और इसे रिस्टार्ट करो।
सिया का पारमिश्म पर कर जुनून जल्दी जल्दी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगी और वही जुनून के पास खड़े HR डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉय और सिया हैरानी से जुनून को देख रहे थे, क्योंकि कुछ ही मिनटों में जुनून ने लगभग कंप्यूटर को ठीक कर चुकी थी। तभी जुनून इंटर प्रेस करते हुए बोली, डन मैम, प्लीज चेक योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सिया जल्दी से कंप्यूटर में डिजाइन को चेक करने लगी। सिया डिजाइन को देखकर खुश हो गई और बोली, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। सिया जुनून से बोली, मुझे बहुत खुश है। तुम जैसे लेलेंटेड लड़की हमारे CEO सर की सेक्रेटरी है। मैंने जब तुम्हारा रेज्यूमे देखा था तब तुम्हारा रेज्यूमे मुझे कुछ खास नहीं लगा था, पर अब मुझे पता चला क्यों हसरत सर ने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया था। जुनून स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू मैम, अब मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद हसरत कंपनी में आ चुका था। हसरत को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सिचुएशन अब हैंडल हो चुका है। वही हसरत केबिन में हेडचेयर पर लीन था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। तभी हसरत लीन होते हुए ही बोला, तुम अपनी गलत का सजा भुगतने को तैयार हो जाओ मिस जुनून सिन्हा। तभी हसरत अपनी रिस्ट वॉच को देखकर किसी को कॉल लगाकर कोल्ड वॉइस कहा, टाइम हो गया है, डिजाइन को लॉन्च करो। अगले दिन जुनून कंपनी में पहुंच चुकी थी। जुनून ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जुनून लॉबी में खड़ी किसी से बातें कर रही थी। तभी जुनून किसी को समझाते हुए बोली, यार रूही, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें अभी लेने नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपने जॉन पर हूँ। जुनून की बात सुनकर दूसरे साइड से रूही खुशी से बोली, कंग्रेचुलेशंस मेरी सोलमेट, तुम्हें जॉब मिल गई तो इस बात पर पार्टी बनती है। जुनून रूही को बीच में रोकते हुए बोली, हाँ ठीक है, हम पार्टी करेंगे और कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ अंकल और आंटी से मिलने, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। जुनून की बात सुनकर रूही बोली, हाँ मेरी मॉम तुम्हें देखकर तो बहुत खुश हो जाएगी और मुझे भूल जाएंगी। उसी पल जुनून ने कहा, ठीक कॉल रखो, मैं अभी लॉबी में खड़ी हूँ, बाय। जुनून इतना बोलते ही कट कर दी और लॉबी को देखने लगी। वो लॉबी बहुत लग्जरियस लग रहा था। वो लॉबी बिल्कुल डायमंड जैसा चमक रहा था। वही रूही एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसने व्हाइट कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने व्हाइट कलर की लगेज और उसी हाथ में व्हाइट कलर की हैंड पर्स ली हुई थी, जिससे उसका लुक बहुत एरोगेंट लग रहा था। तभी रूही परेशान होकर बोली, मेरी सोलमेट आने से रही तो मैं ही कैब बुक कर लेती हूँ। रूही इतना बोलकर अपने फोन में कैब कर ली और कैब का वेट करने लगी। रूही कैब का इंतजार कर ही रही थी कि तभी कुछ लड़के उसके बगल में आकर खड़े हो गए और रूही को अजीब नजरों से घूरने लगे। वही रूही उन लड़के को देखकर थोड़ा उनसे दूर हो गई। रूही उन लड़कों की नजरों को अच्छे से पहचान गई थी कि वो अच्छे लड़के नहीं हैं। तभी वो सभी लड़के रूही के आजू बाजू में आकर और करीब खड़े हो गए। वहीं रूही उन लड़कों को अपने करीब आता देख उसे थोड़ी घबराहट होने लगी और इधर उधर देखते हुए उन लड़कों के बीच से निकलकर चलने लगी। वही वो लड़के रूही को जाता देखकर वो सभी लड़के दौड़कर रूही को चारों तरफ से घेर लिए और वही रूही घबराने के साथ डरने लगी थी। तभी उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा, मैडम आपको कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। रूही डर गई और चलते हुए ही बोली, नहीं मैं खुद जा सकती हूँ। तभी दूसरे लड़के ने रूही के हाथों को छूते हुए कहा, इतनी खूबसूरत लड़की धूप में चल के जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो हम ही तुम्हें लेकर चलते हैं। और वही सभी लड़के उस लड़के की बात सुनकर बोले, हाँ रोनित भाई आप सही कहा रहे हैं। वही रूही बहुत डर चुकी थी। वो इन लड़कों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी, पर वो लड़के उसे घेरे खड़े थे। उसी पल रोनित ने रूही को गंदे तरीके से छूने लगा। वहीं रूही की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी रूही बोली, नहीं मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। वही रोनित उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, नहीं बेबी, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे छोड़ दूं। रोनित इतना बोलकर रूही के बहुत करीब आकर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। वही हसरत कंपनी में दमदार तरीके से एंटर करता है। वही हसरत को देखकर चल रहे सभी एम्प्लॉयर अपने जगह पर ठहर गए और अपना सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग विश करने लगे। आज हसरत के साथ वीएन और एजे नहीं आए थे क्योंकि वो दोनों किसी को ढूंढने में बहुत बिजी थे। हसरत लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। वहीं जुनून देख ही रही थी कि तभी सिया उसके पास आते हुए बोली,
जुनून, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? सीईओ सर कंपनी में आ चुके हैं। अगर तुमने थोड़ा भी लेट किया तो हसरत सर जॉब से निकल देंगे, तो जल्दी जाओ। जुनून सिया की बात सुनकर दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वहीं हसरत लिफ्ट के पास खड़ा था। तभी जुनून हसरत के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसी पल लिफ्ट खोल गया। वहीं जुनून हसरत के आगे बढ़ने से पहले ही जुनून ने अपना एक कदम आगे बढ़ दिया। जुनून को लगा कि लिफ्ट खुलते ही हसरत अपना कदम आगे बढ़ाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और जुनून हसरत के मस्कुलर और उसके सख्त पीठ से टकरा गई। हसरत जुनून को घूरते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया और हसरत की घूरती नजर पर ही लिफ्ट बंद हो गई। वहीं जुनून हसरत को देखकर पूरी शॉक्ड हो गई थी। वो अभी भी उस लिफ्ट के पास किसी स्टेच्यू की तरह खड़ी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हसरत ही उसका सीईओ है। वहीं रोनित रूही को किस करने ही वाला होता है कि उसी पल किसी ने बोला, क्या यहाँ कोई मूवी की सीन चल रही है जो इतना भीड़ लगा है? ये सुनकर वहीं सभी लड़के आवाज की तरफ देखने लगे, जहाँ एक हैंडसम लड़का उन लोगों के कुछ दूरी पर खड़ा था। उस लड़के की शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिसकी वजह से उसका अट्रैक्टिव सीना साफ दिख रहा था। वो हैंडसम लड़का उन लड़कों के बीच में जाते हुए बोला, मुझे लगा कि यहाँ मूवी का सीन चल रहा है, पर यहाँ तो इतने सारे लड़के और एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है। तभी रोनित रूही से दूर होते हुए गुस्से में उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, कौन है बे तू जो हमारे रोमांस के बीच में आ रहा है? क्या तू इस लड़की का आशिक है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था? हैंडसम लड़के ने कहा, मैं ऋषि। अगर तुम मेरे नाम से भी ज्यादा जान गए तो तुम लोगों की हवा टाई हो जाएगी, और पहले तो तुम उस लड़की को जाने दो, वरना मैं तुम लोगों को अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दूंगा। रोनित गुस्से में आग बबूला हो गया और कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को। क्या कर लेगा बे तू? अगर तेरे पास इतनी ही हिम्मत है तो इस लड़की को हमसे बचा ले। वही रूही डर से खड़ी थी। तभी ऋषि एक तिरछी स्माइल करते हुए जाकर रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी रोनित ऋषि का कंधा पकड़ लिए, जिससे अर्शी रुक गया और अगले ही पल रोनित जमीन पर नजर आया। वही सभी लड़के रोनित को देखकर हैरान खड़े थे। उसी पल रोनित दर्द में चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? जाओ उसे मारो। सभी लड़के ऋषि और रूही की तरफ बढ़ने लगे। वही ऋषि ने रूही का हाथ में अपनी उंगली फंसा दी और सामने आ रहे लड़के को देखकर तिरछी स्माइल कर दिया और रूही का हाथ कसते ही रूही के हाथ से ही एक लड़के के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। तभी कुछ लड़के एक साथ बढ़ने लगे। उसी पल ऋषि ने रूही की कमर पकड़कर हवा में उठाते हुए रूही को गोल गोल घुमाते हुए उन लड़कों के चेहरे पर रूही के पैरों से मार दिया, जिससे सभी लोग जमीन पर ढेर हो गए। ऐसे ही सबको मारकर जमीन पर लेटा दिया। वही रूही पहले तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऋषि कर क्या रहा है, पर रूही को धीरे धीरे समझ आने लगा और उसे मरने में बहुत मजा आ रहा था। और वही सभी जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। तभी रूही स्माइल करते हुए अर्शी से बोली, थैंक यू, मुझे बचाने के लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अर्शी ने बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा खूबसूरत लड़कियों को बचाता रहता हूँ। मैंने कई खूबसूरत लड़कियों को देखा है, पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा है। वही रूही ऋषि को हैरानी से देखने लगी। उसी पल ऋषि बात बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? तुम कहो तो मैं वहाँ तक ड्रॉप कर दूं, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं है। रूही को उसकी बातें अजीब लग रही थी। उसे समझ आने लगा कि ऋषि उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसी पल रूही ने बोली, नहीं, मैंने कैब बुक किया है, वो आता ही होगा। तभी अर्शी बिन सोचे समझे कहा, अच्छा, अगर तुम मेरे कार में चलती तो मैं तुम्हें उतने टाइम में इम्प्रेस कर लेता और अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता, पर ठीक है, मैं तुमसे अभी पूछ लेता हूँ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ऋषि की बात सुनकर रूही की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसी पल रूही की कैब आ गई और रूही हड़बड़ाते हुए बिन कुछ बोले कैब में बैठकर निकल गई। वही ऋषि उसे ऐसा करता देख मुस्कुराने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और नीचे झुकते हुए अर्शी ने किसी चीज को उठाते हुए बोला, लगता है हम जल्द ही दोबारा मिलने वाले हैं। हसरत का केबिन। वही हसरत अपने सोफे पर बैठकर गन में गोलियां भर रहा था और वही जुनून हसरत के सामने घबराई हुई खड़ी थी। उसके डर से पैर कांप रहे थे। जुनून डर से हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे कल आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहिए थी और मुझे नहीं पता था कि आप रॉयल एम्पायर के सीईओ हैं, वरना मैं इस कंपनी में नहीं आती। वही हसरत जुनून की बातों को इग्नोर करते हुए
गन लौटकर जुनून पर पॉइंट कर दिया। वही जुनून पहले से ही डर से कांप रही थी और अब अपने पर गन पॉइंट देखकर उसकी सांसें अटकने लगी थी। उसी पल हसरत क्रुएल्टी से कहा, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो, तुम हसरत सिंघानिया के मर्जी से आई हो। हसरत की बात सुनकर जुनून हैरान हो गई और बोली, आपका क्या मतलब है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ? जुनून की बात सुनकर हसरत के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और सोफे से उठकर जुनून के बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर गन फेरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस कंपनी में जॉब कैसे मिला? तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखकर तो लो क्लास कंपनी भी तुम्हें हायर न करे, तो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी ने तुम्हें हायर कैसे कर लिया? तुमने सोचा नहीं। वही जुनून उसकी हरकतों से बहुत घबरा रही थी और उसकी बात सुनकर तो बहुत शॉक्ड हो गई थी। तभी जुनून डरते हुए बोली, जॉब? मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो आपने मुझे हायर क्यों किया? उसी पल हसरत ने जुनून के चीन पर गन लगाकर उसका चेहरा ऊपर कर दिया और गुस्से में दांत पीस कर कहा, क्योंकि तुमने हसरत सिंघानिया के ईगो को हार्ट किया है, और जब हसरत सिंघानिया के ईगो पर बात आ जाती है तो हसरत सिंघानिया उसे आसानी से नहीं छोड़ता, तो तुम्हें कैसे छोड़ देता? वही जुनून हसरत की बात सुनकर मानो खौफ के अंधेरे में चली गई हो। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी हसरत अपने गन को जुनून के गले से होते हुए उसके चेस्ट के सेंटर में गन पॉइंट करके उसे धक्का दे दिया। वही जुनून हसरत के ऐसा करने से वो कुछ कदम पीछे हो गई और वहीं हसरत जुनून के चेहरे पर डर देखकर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई और केबिन में रखी सभी फ्लावर पॉट को एक एक करके शूट करते हुए क्रुएल्टी से कहा, तुम हर रोज इसे भी भयानक चीजें देखोगी। हसरत कोल्ड वॉइस में आगे कहा, तुम यहाँ से भागने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। हसरत टेबल से एक फाइल उठाते हुए जुनून के मुंह पर फेंक दिया और कहा, अगर तुमने गलती से भी यहाँ से भागने के बारे में सोचा तो उसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को देख लेना। जुनून हैरानी से कॉन्ट्रैक्ट की उठाकर देखने लगी। जुनून उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर शॉक्ड हो गई और बोली, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल सही नहीं है? इसमें तो लिखा है कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 साल पूरा होने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो मुझे 50 करोड़ देना होगा। और इसमें तो भी लिखा है, आप जो कहेंगे जहाँ कहेंगे जाने के लिए बिना कोई साल किए जाना पड़ेगा। ये कौन सा रूल है? मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूंगी। जुनून की बात सुनकर हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें इस पर साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इस पेपर पर पहले ही साइन कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ से भागोगी, क्योंकि ये कंपनी तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन जॉब पाने के लिए है। वही जुनून हसरत की बात सुनकर हैरान खड़ी थी। उसी पल जुनून बोली, आपको कैसे पता कि ये कंपनी लास्ट थी और मैं इस पेपर कब साइन किया? हसरत अपने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर तो कोई भी बता सकता है, और रही तो तुम्हें याद ही होगा कि सिया ने तुम्हारी इंटरव्यू लेने के बाद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को तुमसे साइन करवा ली थी। जुनून मन में सोचने लगी कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों नहीं पढ़ा, वो बिना को हो इस पर साइन कर दिया, और जुनून अपने मन ही मन खुद को बेवकूफ भुला रही थी। तभी हसरत का फोन रिंग होने लगा, जिस पर एजे फ्लैश हो रहा था। हसरत उस कॉल को पिक करते हुए बोला, किसने किया था? दूसरी साइड से एजे ने कहा, बॉस, उस कंप्यूटर वायरस को आपके पुराना दुश्मन निहाल ने किया था और वो आपसे बदला लेने आया है। हसरत उसकी बात सुनकर कॉल कट कर दिया और एक डेविल स्माइल करते हुए जुनून की तरह देखकर उसकी मुस्कुराहट और भी भयानक हो गई, जैसे हसरत के दिमाग में कुछ भयानक चल रहा हो। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO। रात का वक्त जुनून रूही के रूम में बैठी उसे बातें कर रही थी। तभी रूही परेशान होकर बोली, तो तू अब क्या करेगी? तू उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहकर भी नहीं तोड़ सकती और न ही उतने सारे पैसे दे सकती हो। जुनून सैड फेस बनाकर बोली, मैं क्या करूं? उस जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को मानना ही पड़ेगा और मेरे पास और कोई जॉब का ऑप्शन भी तो नहीं है। रूही अफसोस जाते हुए जुनून के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है तू कुछ नहीं कर सकती, तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, जुनून बोली। जुनून बात बदलते हुए आगे बोली, मेरी छोड़ तू, अपनी बता, तुमने उस एयरपोर्ट वाले लड़के को क्या जवाब दिया? रूही गुस्से में बोली, उसने इतने अचानक पूछ लिया कि मुझ समझ ही नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उसे बिना कोई जवाब दिया वहां से चली गई। तभी उसी वक्त रूम में आधी उम्र की महिला आते हुए बोली,
सुनो जुनून बेटा, तुम रूही को कुछ समझाती क्यों नहीं हो कि वो भी कोई जॉब ढूंढ ले? बस ये निकम्मों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। रूही चिढ़ते हुए बोली। मॉम, अपने बेटी के बारे में कोई ऐसे बोलता है क्या? रूही की मॉम सुशीला, जो अभी भी थोड़ी जवान देखती है और जुनून को अपनी बेटी जैसी मानती है। सुशीला रूही के बात सुनकर रूम से बाहर जाते हुए बोली, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तू मेरी बेटी है, और हाँ, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो तुम दोनों बाहर डिनर करने के लिए आ जाओ। रूही सुशीला के बातों पर मुंह बना लेती है और कहती है, ठीक है, हम डिनर करने के लिए आ जाएंगे। उसी पल रूही कुछ याद आया और जल्दी से अपने ड्रॉवर में से 2 एंट्री पास निकलते हुए बोली, देखो मेरे पास क्या है, डांस टुनाइट होटल की एंट्री पास, जो 2 हफ्ते बाद इस होटल में एक शानदार पार्टी होने वाली है और हम इस पार्टी में पार्टी करने जाएंगे। जुनून खुश होकर बोली, क्या? हम मुंबई की सबसे बड़े पार्टी में जाने वाले हैं और इस पार्टी में तो यंग रिच लड़की लड़के और मॉडल्स ही जाते हैं। जुनून इतना बोते हुए रूही को शक के निगाहों से देखते हुए बोली, पर ये तेरे पास कैसे? तू तो इतनी अमीर तो नहीं है कि तू इस एंट्री पास को खरीद पाए, तो ये आया कहाँ से? रूही इधर उधर देखते हुए स्माइल करके बोली, मेरे किसी दोस्त ने दिया है और तू उसे अच्छे से जानती है। जुनून रूही को देखते हुए बोलो, अच्छा वो? रूही अपना स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी। सुबह रूही का घर। जुनून रात में रूही के घर ही रुकी थी, क्योंकि रूही के मॉम ने जबरदस्ती जुनून को अपने घर जीने से रोक ली थी। वही जुनून ऑफिस जाने के रेडी हो गई थी। उसने व्हाइट कलर की टॉप और स्काई ब्लू की जीन्स पहनी हुई थी, जिनमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी जुनून का फोन रिंग होने लगा। जुनून अपनी फोन के स्क्रीन को देखी, जिस पर सीओ फ्लैश हो रहा था। जुनून कॉल पिक करके कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरी साइड से आवाज आई, तुम 10 मिनट्स में ऑफिस पहुंचो, वरना तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हसरत की बात सुनकर हड़बड़ा गई और दौड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। जुनून कंपनी के कुछ ही दूरी पर थी कि उसी पल उसके सामने एक ब्लू कार आकर रुकी। जुनून अचानक आई कार को देखकर चौंक गई और कुछ कदम पीछे ले ली। तभी उस कार की विंडो खुली, उसमें हसरत था। हसरत सख्त आवाज में कहा, कार में बैठो। वही एक ब्लू कार किसी लग्जरियस विला के सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो कार हसरत की थी। वहीं जुनून कार के ड्राइविंग सीट पर बैठी उस विला के अंदर देख रही थी, जहां विला के ग्राउंड में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में गन लिए विला को घेरे थे। तभी जुनून डरते हुए बोली, सर आपको जाना है तो आप जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वहीं हसरत पैसेंजर सीट पर बैठा था। जुनून की बात सुनते ही एकदम से उसने अपने कमर से गन निकलते ही जुनून के कनपट्टी पर पॉइंट कर दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम नहीं गई तो उन लोगों के मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। जुनून अपने ऊपर गन पॉइंट देखकर डरते हुए बोली, हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, पर आप मेरी हर बातों पर गन क्यों पॉइंट कर देते हैं? जुनून बोते ही मिरर में देखने लगी और वही हसरत की घूरती नजर उस पे ही थी। जुनून ये देखकर हड़बड़ा गई और कार से बाहर निकल गई। जुनून अंदर ही अंदर कांपते हुए गेट के पास पहुंच गई। वही गेट के पास खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स जुनून को देखकर एक बॉडीगार्ड ने कहा, हे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुनून घबरा गई और बिना सोचे कुछ भी बोलते हुए कहती है, मैं निहाल नागवंशी से मिलने आई हूँ। मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत हैंडसम है, उनकी बॉडी बहुत मस्त है, और अगर आप लोग मुझे जाने देते तो मैं नीहू से मिल लेती। वही बॉडीगार्ड्स उसकी बातें सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नागवंशी को लड़कियों का बहुत शौक था, इसलिए कभी कभी वो अपने विला भी लाया करता था। तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, क्या हमें इस लड़की को जाने देना चाहिए? क्योंकि हमारे बॉस कई दिन से न कहीं गए हैं और न ही किसी लड़की को अपने विला लाए हैं, इसलिए हो सकता है उन्होंने ही इस लड़की को बुलाया हो। उसी पल एक बॉडीगार्ड जुनून को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें हमारे बॉस ने बुलाया है? जुनून बिना सोचे समझे अपना सिर हाँ में हिला दिया। जुनून की हाँ देखकर बॉडीगार्ड्स ने गेट खोल दिया और वहीं जुनून गेट खिलते ही अंदर जाने लगी। पर वही एक बॉडीगार्ड की जुनून पर शक था, इसलिए उसने निहाल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया और कहा, बॉस आपसे एक लड़की मिलने आई है। और वही निहाल लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। बॉडीगार्ड की बात सुनकर लैपटॉप में सीसीटीवी ऑन करके देखने लगा। निहाल सीसीटीवी कैमरा से ग्राउंड में देखने लगा, जहां एक खूबसूरत लड़की ग्राउंड में विला की तरफ बढ़ रही थी। जुनून को देखकर निहाल की नीयत खिसक गई और मुस्कुराते हुए बॉडीगार्ड से कहा, उसे अंदर आने दो। तभी निहाल की नजर विला के सामने कुछ दूरी पर पड़ी,
जहां एक ब्लू कार खड़ी थी। उसे कार को देखते ही गुस्से में बॉडीगार्ड से कहा, उसे लड़की को मार दो, वो लड़की एक चाल है। जुनून लगभग विला के पास पहुंच चुकी थी। वही हसरत कार में बैठे जुनून को देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि जुनून गेट को पार भी कर पाएगी। तभी उसकी नजर एक बॉडीगार्ड पर पड़ी और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसी पल बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की बॉस को मारने आई है और बॉस का ऑर्डर है उस लड़की को मार दो। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते ही बॉडीगार्ड्स ने जुनून पर गोलियां चला दी और वही उनकी बात सुनते ही जुनून अपने जगह पर ही जम गई और जुनून को गोली लगने ही वाली थी। तभी हसरत गेट को तोड़कर जुनून के सामने आ गया, जिससे वो गोलियां उस कार पर लग गईं। हसरत कार को एक ही जगह पर घूमते ही कार का गेट खोल दिया और जुनून को कार के अंदर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और सब पर फायरिंग शुरू कर दिया और वो सब कुछ ही मिनटों में एक एक करके धनाशाही हो गए। और वही निहाल सीसीटीवी कैमरे में ये सब देख रहा था। तभी हसरत कार से उतरते ही विला के दरवाजे को तोड़कर दमदार तरीके से निहाल के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। निहाल तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे और अपने साथ में इतनी खूबसूरत लड़की को भी लेकर आओगे, पर कुछ भी कहो, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड से ज्यादा ये लड़की बहुत खूबसूरत है। वही जुनून हसरत के पास सदमे में खड़ी थी। हसरत का एक्शन देखकर जुनून अपना रिएक्शन ही उड़ गया था। निहाल जुनून को अजीब नजरों से घूरते हुए उसके पास आ गया और कहा, खूबसूरत लड़की, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतना दूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। तभी निहाल जुनून को टच करने ही वाला था कि उसी पल हसरत जुनून को अपनी तरफ खींच लिया और जिससे जुनून हसरत के गोद में बैठ गई। हसरत नॉर्मल वे में कहा, लगता है तुम्हारी अभी तक आदत गई नहीं है मेरी चीजों पर नजर डालना। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी चीज हमेशा की तरह अलग और बेहद खूबसूरत होती है तो मेरी नजर पड़ेगी ही। और हाँ, हम इतने सालों बाद मिले हैं तो इसलिए मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए कुछ प्रोफेशनल लोगों को बुलाया है। उसी पल हसरत सर्द आवाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, पहले हम कुछ बातें तो कर ले। निहाल हसरत की बात सुनकर उसके होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट आ गई और कहा, हाँ, क्यों ना हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और उसे दोबारा रिपीट भी करते हैं। बहुत मजा आएगा। और तुम्हें तो याद ही होगा वो दिन जिस दिन मैं और वो तुम्हारी पैसे की भूखी गर्लफ्रेंड नताशा, हम दोनों एक साथ मजे करते हुए तुमने देख लिया था और तुम्हारा उस दिन रिएक्शन देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। निहाल उसे आगे कुछ बोल पाता, उसे पहले हसरत ने उसके चेहरे पर मुक्का बरसाना शुरू कर दिया। निहाल की बात सुनकर हसरत मानो पागल हो गया था। हसरत उसे ऐसे मार रहा था कि उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वहीं वीएन और एजे विला में आ चुके थे और लिविंग रूम में खड़े सभी बॉडीगार्ड्स को मारना भी शुरू कर दिया था। वही जुनून जमीन पर पड़ी थी, क्योंकि जब हसरत निहाल को मारने के लिए आगे बढ़ा था तब जुनून उसके खोद में थी, जिसकी वजह से अचानक खड़े हो जाने से नीचे गिर गई थी। जुनून फर्श से उठते ही लिविंग रूम का भयानक सीन देखकर उसे चक्कर सा आने लगा था। वही तीनों बहुत क्रूएल्टी से सबको मारे जा रहे थे। तभी जुनून की नजर हसरत पर पड़ी, जो गुस्से में लगातार बेरहमी से पिटे जा रहा था और निहाल का चेहरा खून से पूरा भर चुका था। उसी पल हसरत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा रिएक्शन कैसा लग रहा है? उस दिन तुम मुझसे बच गए थे, पर आज नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मरूंगा। हसरत उसे अधमरा कर दिया और उसे छोड़कर गुस्से में कहा, वीएन, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसकी पूरी बॉडी की हड्डी टूट जाए, पर ये मारे ना, और इसे टॉर्चर करने के बाद इसे मारकर किसी नाले में फेंकवा देना। हसरत इतना बोलकर गुस्से में जुनून को अपने साथ लेकर चला गया। कार में बैठी जुनून हसरत के हाथों को देख रही थी। हसरत का हाथ खून से सना हुआ था। एल और हसरत के चेहरे पर अभी भी गुस्सा छाया हुए था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, और वही जुनून का भी कुछ ऐसी ही हालत थी। कुछ दिन बाद सिंघनिया पैलेस। हसरत रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और वहीं हसरत के सामने उसके मॉम डैड बैठे थे, जो हसरत को ही घूरे जा रहे थे। हसरत की मॉम ने थोड़ा गुस्से में कहा, हसरत, तुम्हारी नजरों मेरी कोई इज्जत है या नहीं, जो तुम मेरे मुंह पर ही कॉल कट कर देते हो। हसरत की मॉम शीला सिंघानिया, जो देखने में अभी भी खूबसूरत है, पर उनके चेहरे पर कुछ अलग सा ही एटीट्यूड था। शीला की बात सुनकर हसरत के डैड ने बोला, अच्छा,
तो आप इस छोटी से बात पर आप हसरत का गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। पर शीला जी, हमारा बेटा हसरत आप पर ही तो गया है, जो अपने ही बातों पर अड़े रहता है। हसरत के डैड अधिराज सिंघानिया जो दिखने में फिट और हैंडसम थे, वही शीला अधिराज को घूरते हुए बोली, आप चुप रहिए, मैं हसरत से बात कर रही ही ना। शीला हसरत की तरफ देखते हुए बोली, हसरत, जेसिका एक अच्छी लड़की के साथ साथ एक सक्सेसफुल मॉडल भी है और तुम्हें पसंद भी करती है, और इसलिए मैंने तुम्हारी डेट उसके साथ फिक्स कर दी है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हसरत शीला की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। डेट की बात सुनकर गुस्से में बोला, देखिए मॉम, मैंने आपकी एक बात मानने के बदले मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि आप मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगी। तभी डाइनिंग टेबल के पास आते हुए किसी ने कहा, मॉम क्यों ना आप भाई के बदले मुझे डेट पर भेज दें, क्योंकि भाई तो डेट पर जाने से रहे तो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे डेट पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई और नहीं रशी था, जो हसरत का छोटा भाई और हसरत के बिल्कुल अपोजिट है, पर हसरत की तरफ काम पड़ने पर अपना गुस्सा दिखा देता था। शीला बोली, हाँ बेटा, तुम्हें लड़कियों से डेट करने से फुर्सत नहीं मिलती, और हमारे हसरत बेटे को कम से। रशी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी हसरत ने डाइनिंग टेबल के चेयर से उठाते हुए कोल्ड वॉइस में आरशी से कहा, ऑफिस जल्दी पहुंच जाना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हसरत इतना बोलकर जाने लगा कि तभी शीला गुस्से में चिल्लाते हुए कही, मेरी बातों का अनसुना मत किया करो, तुम्हें डेट पर जाना ही पड़ेगा, वरना मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। हजरत अपनी मॉम को अच्छे से जानता था कि उसकी मॉम जो भी बोलती थी वह जरूर करती थी, इसीलिए हसरत न चाहते हुए बोला, फाइन, अगर मैं बिजी न रहा तो आगे जानने के लिए सुनते रहिए। क्रूअल्टी ऑफ माई CEO। हसरत कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया, और वही जुनून अभी ऑफिस के लिए निकल गई थी। वही जुनून कंपनी के बाहर पहुंच चुकी थी, पर उसे कंपनी के अंदर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि उस दिन के बाद से हर रोज हसरत का भयानक और क्रुएल्टी वाला एक्शन देखना पड़ता था। इसलिए जुनून हसरत से बहुत डरती थी। तभी अचानक जुनून के दिमाग में कुछ आया और कंपनी के बाहर से ही जाने लगी। जैसे ही जुनून फुटपाथ पर पहुंची, वैसे ही उसकी नजर रोड के दूसरी साइड पर गई, जहां कुछ लोग खड़े थे। उन आदमियों को देखकर जुनून घबरा गई और अपने तेज कदमों से चलते हुए बोली, ये लोग यहाँ कैसे? मैं इन लोगों से इतने सालों तक छुप कर रहती थी ताकि मैं इन लोगों बच सकूं, और आज भी इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। जुनून इतना बोलते ही और तेजी से चलने लगी, पर उन आदमियों ने जुनून को पहले ही देख लिया था और पीछा भी करने लगे थे। तभी जुनून उनको अपने पास आता देख भागने लगी। उसी पल उन आदमियों में से किसी ने कॉल करते हुए कहा, ठाकुर साहब, वो लड़की अभी भी जिंदा है, क्या हम उस लड़की को मार दे या उसे आपके पास लेकर आए? दूसरी साइड की बात सुनकर आदमियों से कहा, उस लड़की को किसी हाल में पकड़ो। ठाकुर, सबको वो लड़की जिंदा चाहिए, क्योंकि जो काम कुछ साल पहले नहीं हो पाया था अब वो होगा। जुनून उसकी बात सुनकर और भी तेजी से भागने लगी। जैसे ही जुनून सिर घूमकर पीछे लगी, वैसे ही वो किसी स्पोर्ट्स कार से टकरा गई और वो जमीन पर गिर गई। उसी पल स्पोर्ट्स कार से एक शख्स बाहर निकाला। टुगेदर कैफे। रशी एक लड़की के साथ कैफे में बैठा था। रशी ने उस लड़की से कहा, भाई आज बहुत बिजी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके, इसलिए मैं आ गया। तभी रशी ने बात बदलते हुए कहा, जेसिका अग्रवाल, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जेसिका अजीब नजरों से देखते हुए बोली, नहीं, पर मैं तुम्हारे भाई हसरत को पसंद करती हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? रशी जेसिका की क्यों सुनकर उसकी आंखें गहरी ही गईं और कहा, कुछ नहीं, अगर गलती से तुम्हारी मेरे भाई से हो शादी जाती है और मुझे कहीं से पता चलता कि तुम किसी के साथ मिलकर चीट कर रही हो तो मैं तुम्हें जान से मार। तभी रशी की आंखें एंट्रेंस पर गई और अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड। रशी की निगाहें एंट्रेंस पर ही टिक गई, जहां से एक खूबसूरत लड़की आ रही थी। वो लड़की रूही थी। रूही अपने टेबल के पास आकर बैठ गई। रूही यहाँ किसी से मिलने आई थी। तभी रशी उसके पास आते ही बैठ गया और स्माइल करते हुए बोला, मुझे लगा था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, पर इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं सोचा था, और हम मिल ही गए हैं तो जवाब भी दे दो। उस दिन बिना बोले ही चले गई थी। वही रूही हैरानी से उसे एक तक देखने लगी और बोली, तुम यहाँ कैसे, और तुम किस जवाब की बात कर रहे हो? मुझे याद नहीं है। रशी स्माइल करते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का। रूही उसकी बात सुनकर बोली, मुझे याद नहीं कि तुमने ऐसा कुछ कहा भी था। रूही बात बदलते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। रूही वहां से निकलने ही वाली होती है कि उसका पैर दूसरे पैर में फंस गया और उसी वक्त जेसिका उसके सामने आ गई, जिसकी वजह से रूही उसके ऊपर गिर गई। वही वो सभी आदमी जुनून को पकड़ लिए और अपने साथ ले जाने लगे। वही जुनून घबरा रही थी।
और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। तभी जुनून की नजर स्पोर्ट्स कार के पास गई जहां हसरत खड़ा था। जुनून उसे देखते ही चिल्लाई, सर मुझे बचा लीजिए, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। जुनून जानती थी कि हसरत उसे बचा सकता है, पर वही हसरत अपने स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा अपने दोनों हाथ पैंट में डाले जुनून को ले जाता देख रहा था। उसी पल हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए जुनून से कहा, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े देखने लगी और वही हसरत की बात सुनकर वो सभी आदमी हंसने लगे और उन आदमियों में से एक आदमी ने जुनून का हाथ खींचते हुए हसरत का मजाक उड़ाकर कहा, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा, वो तो हमें देखते ही डर गया है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इतने लोगों से लड़ सके। उसने इतना ही बोला था कि तभी हसरत ने उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार दिया, जिससे वो खड़े खड़े ही मुंह के बल रोड पर गिर गया और उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। टुगेदर कैफे जेसिका रूही पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें ढंग से चलने नहीं आता, देखो तुमने मेरी फेवरेट और स्टाइलिश शर्ट की क्या हालत कर दिया है। जेसिका की शर्ट की बाहों के बाजुएं फट गई थी, जिससे उसका शर्ट शोल्डर कट में बदल गया था। जेसिका की बात सुनकर रूही का चेहरा फीका पड़ गया और बोली, मैंने कहा तो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बस मेरे पैर आपस में चकरा गए जिससे मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। जेसिका गुस्से में बोली, एक तो तुमने मेरी शर्ट फाड़ी और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही हो। अशी वहीं खड़ा हंस रहा था। तभी वो बोला, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड ने कहा ना कि गलती से हुए है तो ये बात मान लो, और देखो ना तुम्हारी शर्ट पहले से ज्यादा और भी स्टाइलिश लग रही है, तो तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। जेसिका ने आरिशी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जेसिका उसकी बात सुनकर तुरंत शांत हो गई और अपने इमेज को अच्छा दिखाने के लिए रूही से स्माइल करते हुए बोली, सॉरी, ये तो किसी के साथ हो सकता है, मैंने ही तुम्हें गलत समझा। वही रूही जेसिका के बदलते हुए बर्ताव को देखकर हैरान हो गई। जेसिका रेशी से स्माइल करते हुए बोली, तुम अभी भी यहाँ हो और क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काफी सुंदर है। अर्शी बोला, हाँ ये मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड है और ये तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर रूही हैरानी से अर्शी को देखने लगी और उसे उसके पेट पर मारते हुए बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो बेवकूफ। वही अर्शी की बात सुनकर जेसिका का मुंह बिगड़ गया था, फिर भी एक फीकी स्माइल करते हुए रूही से बोली, खूबसूरत तो है, वैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? शी रूही को देखते हुए बोला, जेसिका तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही है, उसे बताओ। रूही रशी को गुस्से में देखते हुए बोली, रूही। तभी जेसिका बोली, मैं चलती हूँ तो तुम दोनों एंजॉय करी। जेसिका इतना बोलकर चली गई। वहीं रूही अपनी आंखों को घुमाते हुए रशी को देखकर बिना कुछ बोले चली गई। रशी कैफे में खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, रूही। वही हसरत गहरी आंखें करते हुए क्रियल्टी से कहा, तुम लोगों ने इतना बोलकर मेरे ईगो को हर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही सभी आदमी खौफ से जुनून को छोड़ कुछ कदम पीछे चले गए। तभी एक आदमी ने डर से कहा, अगर हम इस लड़की को नहीं ले गए तो ठाकुर साहब हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पहले इस लड़के को मारो, फिर हम इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर सभी आदमी हसरत को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। हसरत एक एविल डांस टू नाइट होटल। वही पार्टी में सभी खूबसूरत मॉडल्स एक एक करके उस पार्टी में शामिल हो रही थी और कुछ मॉडल्स हैंडसम बॉयज भी थे। और वही सभी मॉडल्स आ चुकी थी, पर अभी तक जुनून और रूही नहीं आई थी। तभी एंट्रेंस पर लाइट स्पॉट हुई, जिससे पार्टी में मौजूद सभी लोग एंट्रेंस पर ही एकटक देखे जा रहे थे। वही एंट्रेंस पर जुनून और रूही खड़ी थी और वो दोनों आज सच में हद से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उन दोनों ने ब्लैक कलर की ओन ऑफ शोल्डर बॉडी कोन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उनका खूबसूरत फिगर कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। दोनों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। दोनों उस पार्टी को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उस पार्टी को ग्रैंड तरीके से सजाया गया था। सभी लोग अपने हाथ में ड्रिंक लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग मॉडल्स को छोड़कर बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वही जुनून और रूही को अपने ऊपर इतनी नजरें पड़ती देख दोनों को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सबकी नजरें बस उन पर ही थी। तभी जुनून ने रूही को साइड में ले जाते हुए बोली, यार ये सब हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या हम दोनों इतने खूबसूरत हैं? जुनून ने इतना ही बोला था कि तभी दो हैंडसम मॉडल्स उनके पास आते हुए स्माइल करते हुए कहा, इफ यू डोंट माइंड, आप दोनों का कोई पार्टनर ना हो तो क्या आप दोनों हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगी? रूही तुरंत जवाब देते हुए बोली, नहीं,
हमें पार्टनर की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी है, पर पूछने के लिए थैंक यू। वही डांस टुनाइट होटल के रूम में हसरत सोफे पर बैठे अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए उसका सिप ले रहा था, और उसके पीछे एजे और वीएन खड़े थे, और उन तीनों के उसके सामने ही एक लड़का डर से उनके सामने फर्श पर पड़ा था, और उस लड़के के साथ ही जमीन पर मरे पड़े थे। तभी हसरत ने कोई रिएक्ट ना करते हुए कहा, तुम्हें 2 साल पुराना कुछ याद नहीं है तो ठीक है, अभी तुम्हें सब याद आ जाएगा। उसी पल वीएन ने अपने हाथ में फायर सिलेंडर लिए उस लड़के के पास बढ़ गया और उस लड़के के मुंह में जबरदस्ती फायर सिलेंडर का पाइप घुसा दिया, और फिर सिलेंडर का बटन प्रेस करते हुए उस लड़के का नाक बंद कर दिया, जिससे उस लड़के के मुंह में गैस जाने लगी, और वो लड़का लगातार उस गैस को निगलने की कोशिश करने लगा, पर वो ज्यादा देर तक उस गैस को सहन नहीं कर पाया और उसकी सांसें फूलने लगी, और अब उसकी आंख भी दम घुटने की वजह से लाल पड़ने लगा था। हसरत ने वीएन को उसे छोड़ने का इशारा किया और वीएन हट गया, और उसी पल हसरत ने अपने हाथ में लिए ड्रिंक को उस लड़के के मुंह पर फेंकते हुए बोला, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा, तो चलो बताओ। उस लड़के ने अपना होश संभालते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, 2 साल पहले उस रात को वो रोड पर अकेली खड़ी थी और हमें इसी मौके का तलाश था और हमें मिल भी गया था, इसलिए हमने उसे वहीं से उठा लिया, पर आप कहीं से आ गए इसलिए हमने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी आपने हमारे कार के पहिए पर गोली चला दी, जिसकी वजह से कार की स्पीड धीमी हो गई थी। हम फिर भी नहीं रुके, पर हमारी कार अचानक ही बीच रोड में रुक गई, और उसी वक्त किसी कार से टक्कर लग गई और समुद्र में गिर गई, और मुझे तैरना आता था इसलिए मैं बच गया। हसरत ने गुस्से में बोला, पर तुमने उसे किडनैप क्यों किया? उस लड़के ने कहा, वो लड़की निहारिका हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी नजर अचानक ही उस पर पड़ गई। वो लड़की मुझे खूबसूरत लगी और मैं कुछ दिन बाद मैंने पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज कर दिया, पर उसने सबके सामने मना कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती प्रपोज एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की। इसलिए उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और मेरी पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट हो गई, और मैंने भी बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया था। उसकी बात सुनकर हसरत जैसे गुस्से में पागल सा हो गया। हसरत सोफे से उठते ही सीधा उस लड़के का गला पकड़कर हवा में उठा दिया, जिसकी वजह से वो लड़का झटपटाने लगा, और उसी पल हसरत ने उसे एक झटके में नीचे छोड़ दिया और गुस्से में बोला, इसे कब्र में जिंदा गाड़ दो। हसरत इतना बोलकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ वही स्टेज पर व्हाइट कलर की 3 पीस सूट पहने एक नौजवान शख्स स्टेज पर माइक ले खड़ा था। तभी उस शख्स ने स्माइल करते हुए बोला, आई एम वैरन, द होस्ट ऑफ दिस ग्रैंड पार्टी, सो वेलकम यू ऑल टू माई पार्टी। हमारी पार्टी हर साल की तरह ही कुछ नया और कुछ मजेदार होगा, तो आज की शाम आप लोगों के पार्टनर के नाम। वरुण की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और वही जुनून और रूही भी एक दूसरे को ही देख रही थी। तभी वरुण हंसते हुए बोला, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं हूं ना। तो आप लोग जब एंट्रेंस से आ रहे थे तब आप सबको एक बेच मिला होगा और उस पर नंबर लिखे होंगे, उसके अपोजिट नंबर वाला ही आपका पार्टनर होगा। जैसे किसी का 29 है तो उसका पार्टनर 92 होगा। वरुण ने आगे कहा, तो अपने पार्टनर को जल्दी ढूंढ लीजिए और डांस के लिए रेडी हो जाइए। वही सभी लोग अपने पार्टनर को ढूंढने लगे। वही जुनून और रूही दोनों नंबर को देखने लगी। जुनून का नंबर 57 था और रूही का 84 था। सभी के पार्टनर मिल चुके थे और सभी ने डांस करना भी शुरू कर दिया था, और वही जुनून और रूही को ही उनके पार्टनर नहीं मिले थे। वरुण उनके पास आते हुए बोला, क्या आप दोनों का पार्टनर नहीं मिला? जुनून और रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दी। तभी उसी वक्त हसरत उस पार्टी से गुजर रहा था। वरुण हसरत को अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और जुनून के पास ले जाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम दोनों का कोई पार्टनर नहीं है, तो क्यों ना तुम दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। वही जुनून हसरत को देखकर शॉक्ड हो गई, और वही हसरत जुनून की खूबसूरती को ही देख रहा था। उसी पल जुनून बोली, नहीं मैं ठीक हूँ बिना पार्टनर के, और मेरी फ्रेंड भी तो अकेली है। उसकी बात सुनकर वरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसका पार्टनर मिल चुका है। जुनून ये सुनते ही अपने आजू बाजुओं में देखने लगी, पर रूही वहां नहीं थी। तभी वरुण ने जुनून के पीछे जाते हुए जुनून को थोड़ा धक्का दे दिया, जिससे जुनून हसरत के बाहों में चली गई और हसरत ने भी उसे संभाल लिया था। वरुण जाते हुए बोला, परफेक्ट कपल। तभी जुनून हसरत के बाहों से हटने लगी
पर हसरत ने जुनून को कमर से कस लिया और कपल डांस की पोजीशन बनाकर डांस करने लगा और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं जुनून उसे ही हैरानी से देख रही थी। उसने भी कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया था और बोली, जो आप करने आए हैं, पार्टी। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मैं यहाँ पार्टी करने नहीं, किसी को मारने आया था। हसरत की बात सुनकर जुनून को हैरानी नहीं हुई। क्यों, हसरत का ये रोज का था। जुनून उसकी बात सुनकर कोई रिएक्ट न करते हुए बुदबुदाते हुए बोली, आपका तो ये रोज का काम है। सबको खाने की चाहत होती है, पर आपको मारने की चाहत होती है। जैसे आप किसी को मार नहीं रहे हो, बस रोज का रूटीन पूरा कर रहे हो। हसरत ने जुनून की बुदबुदाती आवाज सुन लिया था। उसी पल हसरत अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुमने सही कहा, अब मुझे तुम्हें मारने की चाहत हो रही है। अगर इसके आगे कुछ बोली तो मैं यही इसी पार्टी में तुम्हें स्टेज के बीचों बीच शूट कर दूंगा, वरना चुपचाप बस डांस करो। जुनून उसकी बात सुनकर डर गई और वही रूही रश्मि के साथ डांस कर रही थी। जब जुनून वरुण से बात कर रही थी तब रश्मि ने ही रूही को अपने पास खींच लिया था। तभी रूही गुस्से में बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ अपना जवाब लेने आए हो। रश्मि तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है तुम मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनोगी, तो मुझे जवाब की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे एयरपोर्ट पर एक एंट्री पास मिल गया था जो शायद तुम्हारा था, और मैंने इसीलिए तो कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे और इसी तरह मिलते रहेंगे। तभी रूही को याद आया कि तब वो उन लड़कों से लड़ रही थी, तब उसके बैग से एक एंट्री पास गिर गया था। उसी पल रूही हैरान होकर बोली, फाइटिंग टाइम। रश्मि हंसते हुए बोला, मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो काफी समझदार है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वो पल बहुत रोमांटिक लग रहा था और कुछ ही देर में गाना बंद हुए और पार्टी वरुण स्टेज पर आते हुए बोला, मैं इतने रोमांटिक कपल डांस खराब तो नहीं करना चाहता, पर इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी फिर से अपने पोजीशन पर आ जाए। सभी लोग अपने पहले वाले पोजीशन में आने लगे और वही हसरत जुनून को एक तक देख रहा था, पर जुनून इधर उधर देख रही थी जैसे उसे हसरत के साथ डांस करने में कोई दिलचस्पी न हो। जुनून वरुण की बात सुनकर वो हसरत के बाहों से छूटकर जाने लगी कि अचानक ही उसकी हिल मुड़ गई और जुनून गिरने लगी। तभी जुनून खुद को बचने के लिए हसरत का कॉलर पकड़ लिया, जिससे जुनून बच तो गई थी, पर अचानक कॉलर पकड़ने की वजह से हसरत का सिर झुक गया था, जिससे हसरत का होंठ जुनून के होठों पर सट चुका था। उन दोनों के होंठ आपस में मिलते ही वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कुछ देर तक वो दोनों वैसे ही खड़े रहे। अगले ही पल वो दोनों होश में आ गए। उसी पल जुनून हड़बड़ाते हुए वहां से होटल के बाहर निकल गई और रूही को जल्दी से मैसेज करते हुए बोली, तू जल्दी से आजा, मैं तेरा होटल के बाहर वेट कर रही हूँ। वही रूही ने जुनून का मैसेज देख लिया था, पर रश्मि उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वही जुनून रूही का वेट करते हुए कुछ देर हो चुके थे। जुनून होटल के बाहर अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी कि तभी होटल के गार्डन के पास पड़ी, जहाँ कुछ लोग जुनून को ही ढूंढ रहे थे। वो वही गुंडे थे जो जुनून को अपने साथ ले जाने आए थे, पर उनके साथ कुछ नए लोग भी थे। जुनून उन आदमियों को देखकर डर गई और वो देखते ही एक कार के पीछे छिप गई और वही वो सब गुंडे जुनून को ही ढूंढ रहे थे। जुनून कार के पीछे बैठी थी। तभी जुनून को अपने सामने किसी का पैर दिखाई दिया। जुनून डर गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जुनून को लगा कि वो अब उन आदमियों से नहीं बचेगी। उसी पल जुनून के कानों में हसरत की आवाज पड़ी। जुनून एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। वही हसरत उसके सामने बैठा था। तभी हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तो तुम मुझे किस करने बाद तुम मेरे कार के बीच छिपी हो? हसरत गुस्से में आगे बोला, मुझे लगा ही था कि तुम इस पार्टी में बस अमीर लड़कों को फंसाने आई थी। जब तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुमने मुझे जानबूझकर कर फंसाने के लिए मुझे पार्टी में किस कर लिया। पर तुम जैसी लड़कियां हसरत सिंघानिया को अपने खूबसूरती के जल में कभी नहीं फंसा सकती। जुनून, जो हसरत को देखकर राहत की सांस ले रही थी, उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, मुझे कोई जरूर नहीं है आप जैसे क्रूएल इंसान को फंसाने की और किस करने की। मुझे तो लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इसी एटीट्यूड से आपको छोड़कर चली गई थी। अगर कोई भी जुनून के कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो जुनून उसे बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसी पल जुनून को रियलाइज्ड हुआ कि उसने अब भी क्या बोला। तभी जुनून को वो दिन याद आया जब रोनित ने इसी तरह कुछ बोला था। तब हसरत उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था और वही हसरत गुस्से में पूरी तरह से भड़क गया था।
तभी हसरत ने जुनून का बाल पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, इस बात को बोलकर तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हसरत इतना बोलकर हसरत ने जुनून का बाल अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। वहीं जुनून हसरत को अपनी पूरी जोर लगाकर उसे धक्का देने लगी, पर हसरत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को छोड़कर जुनून का बाल पकड़े ही उसे घसीटते हुए अपने कार में बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और वहीं जुनून डर से कांप रही थी और उसके बालों को जोर से पकड़ने की वजह से उसे सिर में दर्द होने लगा था। तभी जुनून घबराई हुई आवाज में बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। जुनून इतना बोलते ही कार से भागने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त हसरत जुनून को खींचकर अपने गले से टाई निकलते हुए जुनून के हाथों को बंध दिया और बोला, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, वरना तुम्हारी सजा कहीं और नहीं इसी कार में दूंगा। हसरत कार को फुल स्पीड में चलते हुए कभी लेफ्ट तो कभी राइट में करके दूसरों की कार्स को ओवरटेक कर रहा था। और वहीं जुनून ने अपनी आंखें पहले ही डर से बंद कर ली थी। उसी वक्त हसरत की नजर अपने मिरर में पड़ी, जहां 15 से भी ज्यादा गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। तभी हसरत ने अपने रिस्ट वॉच के साइड में लगी एक बटन को दबा दिया, जिससे उस रिस्ट वॉच से एक रेड कलर की लाइट निकली और कुछ ही सेकंड्स में वो रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल गई। उस रिस्ट वॉच में ट्रैकर लगा था, जिसे आसानी से अपनी लोकेशन को बेच सके। अब हसरत कार को चलते हुए एक सुनसान रोड पर आ गया था, जहां सिर्फ और सिर्फ घना जंगल था। तभी हसरत ने कार को वहीं रोक दिया और जुनून से बोला, इस कार से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम इस खूबसूरत जवानी से जान धो बैठोगी। हसरत कार से उतरकर बोनट पर बैठे हुए अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर कार के बोनट पर ही लीन हो गया। और वहीं जुनून हसरत की बात सुनकर घबराई हुई आवाज में बोली, इनका क्या मतलब है जवानी से जान धो बैठोगी? और ये मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हैं? क्या यहाँ मुझे मारने के लिए तो नहीं लाए हैं? इतना बोलते ही जुनून का रोना सा चेहरा बन गया और अपने बंधे हाथों को मुंह से टाई को खोलने लगी। वहीं हसरत बोनट पर ही लेटा था। तभी वो सब गाड़ियां आ गई और उस गाड़ियों में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हुए हसरत को घेर लिया। उन सभी के हाथों में गन थी। उसी पल हसरत कार के बोनट से बहुत स्टाइल से कूद गया, जिससे रोड पर पसरे पत्ते हसरत से दूर हो गए हो, जैसे पत्ते भी हसरत से डरते हो। उसी वक्त हसरत ने सभी को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, आ गए बिन बनाए दुश्मन, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। तभी उन बॉडीगार्ड्स के बीच से एक आवाज आई, हमें तुम्हारे बारे में जीता सुना था, उतना ही तुम दमदार हो, पर अफसोस तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा दमदार अंदाज नहीं रहेगा। चांदनी रात होते हुए भी वो रोड जंगल की वजह से पूरा अंधेरे से गिर चुका था, जिसकी वजह से उन सभी बॉडीगार्ड का चेहरा नहीं दिख रहा था। पर घने जंगलों के बीच भी वो चांदनी सिर्फ हसरत पर पड़ रही थी। हसरत अपने गर्दन को राउंड घुमाते हुए कहा, लगता है तुम लोगों ने मेरे बारे में कम सुना है, इसीलिए तो मेरे सामने खड़े हो। अगर सुना होता तो इस वक्त मेरे सामने नहीं होते। उन बॉडीगार्ड के लीडर ने कहा, लगता है तुम्हें अपने पर काफी गुमान है, जो इतने आदमियों को देखकर नहीं डर रहे हो, जबकि हम तुम्हें मारने के लिए घेरे खड़े हैं। उसी पल हसरत ने क्रुएल्टी से हंसने लगा और एकदम से अपनी आंखें गहरी करते हुए सख्त आवाज में कहा, हसरत सिंघानिया ने तो कभी डरना सीखा ही नहीं। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोग गलत टाइम पर आए हो। अगर कुछ वक्त पहले आए होते तो सैयद कुछ बात बन भी सकती थी, पर अब तुम लोग मुझे मारने क्या, छू भी नहीं सकते। उसी पल उन लोगों के लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हें छू कर क्या, हम तुम्हें दफना कर दिखाएंगे, और मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स ही तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। हसरत फिर से कार के बोनट पर बैठते हुए एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, इन चंद बॉडीगार्ड्स से मुझे मारने आए हो। अगर तुम्हें अपने बॉडीगार्ड्स पर इतनी ही ओवर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। तभी लीडर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जाओ उसे मार दो। और अब मैं इसकी इरिटेटिंग बातें नहीं सुन सकता। अपने लीडर का ऑनर डर पाते ही कुछ बॉडीगार्ड्स हसरत की तरफ दौड़ पड़े और वही हसरत भी शांति से कार के बोनट पर बैठे उन कुछ लोगों को अपने तरफ आता देख रहा था। तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड आकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसके मारने से पहले ही हसरत ने हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक पर मोड़ दिया और उस बॉडीगार्ड के सीने में घुसा दिया, और वो बॉडीगार्ड सीधा सर के बल रोड पर गिर गया और हसरत का पैर उस बॉडीगार्ड के सीने पर था। उस बॉडीगार्ड की सीने की हड्डी टूट चुकी थी। वही हसरत का चेहरा चांदनी रात में किसी भयानक राक्षस जैसा लगा रहा था।
उसी पल और भी बॉडीगार्ड्स आने लगे। उसी वक्त हसरत अपना सर ऊपर किए गहरी आंखों से सबको देखने लगा। उसी पल दूसरे ने हसरत को मारने जा ही रहा था कि हसरत ने अपने पैंट में हाथ डाले। उस दूसरे बॉडीगार्ड को अपना एक पैर हवा में उठाते हुए उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर अपने पैर से ही एक जोरदार पैर जड़ दिया और अपने पैर के नीचे ही उसका चेहरा दबा दिया, जिससे उस बॉडीगार्ड का चेहरा रोड में धंस गया और आ रहे सभी बॉडीगार्ड्स डर से कांपने लगे। पर वो अपने बॉस का ऑनर डर नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। उसी पल एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। हसरत ने अपने पैंट में हाथ डाले हुए उस बॉडीगार्ड की आंखों में देखा और उसके एक पैर पर जोर से मार दिया, जिससे वो घुटनों के बल आ गया और हसरत ने तुरंत ही अपने पैर से उसके जबड़े पर मार दिया, जिससे उस बॉडीगार्ड के दांत टूटकर बाहर आ गए और उसका मुंह खून से लथपथ औंधे मुंह रोड पर गिर गया। हसरत ने सबको इसी तरफ आए कुछ बॉडीगार्ड्स को रोड से रूबरू करा दिया और वही उन सभी बॉडीगार्ड्स के साथ लीडर भी डर से कांप रहा था। भले ही वो सब अंधेरे में थे, पर उनका डरना साफ पता चल रहा था। तभी लॉर्डर डर को छिपाते हुए गुस्से में कहा, उसे गन से शूट कर दो। लीडर की ऑर्डर सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने गन लॉड करके हसरत पर पॉइंट कर दिया। वहीं हसरत क्रूएल्टी से हंसते हुए कहा, तुम्हारे चंद कुछ बॉडीगार्ड्स ने मेरा कुछ कर नहीं पाए तो ये तुम्हारी गन्स मेरा क्या कर लेंगी, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि काफी लेट हो चुके हो। उसी पल हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स और उनका लीडर ऊपर देखने लगे। जहां 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर की वजह से हवाएं तेज हो गई थीं, जिससे वो सभी बॉडीगार्ड्स अपने जगह से ही इधर उधर होने लगे थे और जंगल के पेड़ बहुत तेजी से हिल रहे थे। तभी उस हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे गिरी और उस रस्सी से होते हुए बहुत सारे कमांडो उतरने लगे और लास्ट में वीएन और एजे दोनों एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में गन लिए उन बॉडीगार्ड्स पर शूट करने लगे। और वही वो सब बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए और उन लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दिया। उस जंगल में बस गोलियों की ही आवाज गूंज रही थी। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हो रही थी, जैसे कोई विश्व युद्ध हो रही हो। वही जुनून कार में डर से कांप रही थी। उसे बाहर देखने में भी डर लग रहा था। उसी पल जुनून डरते हुए बोली, जितना शादियों में पटाखे नहीं फुटते, उसे कई गुना यहाँ गोलियों की बारिश हो रही है। और अगर मुझे गलती से भी कार में ही गोली लग तो मैं क्या करूंगी? मुझे इतना जल्दी नहीं मरना, मुझे ही कुछ जल्दी से सोचना होगा। जुनून इतना बोलते ही उस टाई को और जल्दी से खोलने लगी। वो टाई लगभग खुल ही चुकी थी। वहीं हसरत और वीएनएजे तीनों के साथ उनके कमांडो के साथ जबरदस्त तरीके से फायरिंग कर रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड हसरत के पीछे से गोली चले ही जा रहा था कि उसी पल किसी ने उस बॉडीगार्ड के पीछे से उसके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया, जिससे वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगा। उसी वक्त हसरत पीछे देखा, जहां वो बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए रोड पर पड़ा था। तभी हसरत की नजर जुनून पर गई। वहीं जुनून हैरानी से उस आदमी को देख रही थी जिसे जुनून ने मारा था। उसी पल हसरत ने तिरछा मुस्कुराते हुए फिर से फायरिंग शुरू कर दिया। वहीं जुनून घबरा कर बोली, जुनून, तुझे इसे मारना नहीं चाहिए था। अगर ये आदमी सर को गोली मार दिया होता तो मैं सर से बच जाती। इतना बोलते ही जुनून आसपास देखने लगी, जहां हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग हो रही थी। तभी जुनून जंगल की तरफ देखी और वो मुस्कुराने लगी। और वहीं हसरत जैसे ही जुनून को देखने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही जुनून गायब हो गई थी। उसी वक्त उसकी नजर जंगल में पड़ी, जहां जुनून बहुत तेजी से भाग रही थी। और हसरत की नजर कुछ बॉडीगार्ड पर गई जो जुनून का पीछा करने लगे थे। उन बॉडीगार्ड्स को लग रहा था कि जुनून भी हसरत से मिली हुई है। तभी हसरत ने वीएन से कहा, तुम संभालो, मैं अभी आता हूँ। वीएन के चेहरे पर मास्क थी, इसलिए उसका बिना कोई रिएक्शन की आंखें दिख रही थी। उसी पल हसरत जुनून के पीछे दौड़ते हुए जुनून से कहा, वापस आओ। पर जुनून को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हसरत जुनून के पीछे पड़े। बॉडीगार्ड्स को गन से शूट करते हुए जुनून जाने लगा। और वहीं उन सब बॉडीगार्ड्स का लीडर डर से अपने कार में दुबक कर बैठा था। लीडर हसरत को अकेला देखकर उसे के दिमाग में कुछ चलने लगा और कार से उतरते ही अपने हाथ में केरोसिन लिए जंगल के पास बढ़ गया और जंगली पेड़ों पर केरोसिन फेंकते हुए अपने जेब से एक लाइटर निकाल लिया और उसे जलाते हुए पेड़ पर फेंक दिया और सतीर अंदाज में बोला, तुम गोलियों से बच सकते हो हसरत सिंघानिया, पर इस भयानक जंगल की आग से नहीं। और वही किसी को पता भी नहीं था कि आखिर लीडर क्या कर रहा था। तभी जंगल में बहुत तेजी से आग फैलने लगी और फायरिंग कर रहे सभी लोग हैरानी से जंगल में लगी आग को देखने लगे।
वही हसरत जुनून के पीछे भागते हुए कुछ दूर आ गया था और वही जुनून अभी भी भाग रही थी। तभी जुनून मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मौका मिला है सर से पीछा छुड़ाने का, और अब मैं इस जंगल से बस बाहर निकल जाऊं। वहीं हसरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जुनून रुक जाओ, वरना इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगा। उसी पल हसरत के कुछ जलने की गंध आने लगी। हसरत तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा और वो जंगल की आग हसरत की तरफ बहुत तेजी बढ़ रहा था। तभी हसरत के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई और कहा, मुझे मारना इतना आसान भी नहीं तो ये आग क्या चीज है, बस तुम लोग देखते जाओ कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। उसी पल हसरत जुनून को देखते हुए कहा, और तुम्हें भी अपने गलती की सजा पाए बिना मुझसे कैसे भाग सकती हो जुनून। हसरत इतना बोलते ही अगले ही पल हसरत जुनून के पास पहुंच गया। हसरत जुनून के आगे जाते ही एकदम से रुक गया और सख्त आवाज में बोला, इतनी जल्दी क्या है मुझसे भागने की। और वही जुनून हसरत को ऐसे सामने देखकर डर गई और हकलाते हुए बोली, आप यहाँ कैसे। जुनून अपने कदमों को पीछे लेटे हुए पीछे मुड़कर भागने लगी। जुनून को अभी भी नहीं पता था कि जंगल में आग लग चुकी है। उसी वक्त जुनून की नजर जंगल में लगी आग पर पड़ी जो उनके ही तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जुनून आग को देखते ही एकदम अपनी जगह पर जम गई और उसकी आंखें घबराहट से भर गई। उसकी सांसें फूलने लगी, उसे चक्कर सा आने लगा। उसी पल हसरत उसके पीछे आ गया और उसके कानों में बोला, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। जुनून अपने आफते हुए आवाज में बोली, नहीं रुको। जुनून इतना बोलते ही अचानक बेहोश हो गई और हसरत के बाहों में गिर गई। हसरत उसे संभालते हुए रुक गया और जुनून के गालों पर थपथपाते हुए बोला, क्या हुए तुम्हें, तुम इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गई। तभी वो आग उन दोनों के चारों तरफ फैल गई और पेड़ भी जल के गिरने लगे थे। उसी वक्त एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिरने लगी। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे। जुनून और हसरत साथ में बैठे थे और उनके सामने वाले टेबल पर नील, विकी और निशी बैठे थे और सूर्या खाना परोस रही थी। वही मेन चेयर पर बैठी दादी के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी दादी आंखों में चिंता लिए बोली, जुनून बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो, वरना 5 साल पहले जब ठाकुर से भागकर तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मुंबई की बस पकड़ी थी और वो बस मुंबई पहुंचते ही उस बस में आग लग गई थी और वो पूरी बस जल के राख हो चुकी थी। हमने इस न्यूज को देखते ही जैसे किसी ने हमारा कलेजा ही छीन लिया हो, और हमने उस न्यूज के देखने के बाद हमारे पास वो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम अभी तक जिंदा होगी, और हमें इसी बात की बहुत खुशी है। सुरैया बोली, हाँ जुनून बिटिया, हम लोगों जैसे सदमे में आई गए हो, पर न्यूज में बता ही रहे थे कि ऊ बस के आग में कौनो ना ही बचे थे। जुनून के चेहरे पर उदासी आ गई और बोली, हाँ उस बस में कोई नहीं बचा था सिवाय मेरे, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह बस से बाहर निकाला था, पर वो खुद नहीं बच पाए थे। ये सुनते ही वहाँ का माहौल दुखी और शांत से भर गया था। तभी दादी उन सबको दुखी में देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, तुम सबको पता है ना कि कल महाशिवरात्रि है और हमारे गांव में इसका इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जुनून, तुम्हें तो याद ही होगा इस परंपरा के बारे में कि एक लड़का और एक लड़की को शिव और पार्वती बनाकर शादी की जाती है और उनका रिश्ता शिव और पार्वती की तरफ अटूट रिश्ता बन जाता है। जुनून खुश होकर बोली, हाँ मुझे याद है, और मैं इस दिन को कब से देखना चाहती थी पर देख नहीं पाई थी, पर मैं कल जरूर देखूंगी। निशी जो खाना खा रही थी वो खुशी से तुरंत बोली, हाँ कल बहुत मजा आने वाला है और हम सभी नए कपड़े पहनने वाले हैं। उसने इतना ही बोला था कि उसके गले में खाना अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग निशी के पीठ पर सहलाने लगे और अपनी पानी की ग्लास को निशी की तरफ बढ़ा दिया। वहीं हसरत उन लोगों को देख रहा था कि कैसे सभी लोग निशी की केयर कर रहे हैं। उसी पल हसरत के सामने आपने आप एक इमेज आने लगी जिसमें हसरत की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। उसमें एक लड़की भी बैठी थी। वो लड़की लगातार बोले जा रही थी। तभी उसके गले में खाना अटक गया और खांसने लगी। तभी हसरत और उसकी फैमिली उसकी केयर करने लगे और हसरत की मॉम ने बोला, निहारिका, मैंने पहले भी कहा था कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते। निहारिका बोली, हाँ मैं समझ गई। वही दादी हसरत को काफी देर से नोटिस कर रही थी। उसी पल दादी बोली, हसरत बेटा, तुम्हारा खाना हो गया हो तो हम कुछ बात कर सकते हैं। दादी की बात सुनकर हसरत होश में आ गया। आंगन में हसरत और दादी दोनों ही खूबसूरत चांद को निहार रहे थे। दादी ने हसरत की तरफ देखते हुए बोली,
मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी पोती को उस ठाकुर से क्यों बचाया, जबकि तुम बिना कोई बहस किए उन्हें जुनून को ले जाने देते, पर तुमने मेरी पोती को बचाए। मुझे पता है कि तुम मेरी पोती से प्यार नहीं करते और न ही नफरत, पर तुम्हारे आंखों में एक अलग सा ही एहसास है मेरी पोती के लिए। हसरत दादी की बात सुनकर उनके तरफ देखने लगा। दादी थोड़ी सीरियस होकर बोली, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बातें करने आई हूँ। मैं तुमसे अपनी पोती के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। वही जुनून रूम में बेड पर बैठी थी। उसने अपने हाथ में वही टूटी हुई लॉकेट को देख रही थी। उस लॉकेट में एक छोटा सा ताला लटका हुआ था। जुनून उस लॉकेट को देखते हुए बोली, पता नहीं इसकी की कहाँ होगी। 2 साल हो चुके हैं की को खोए हुए, और मम्मी पापा ने कहा था कि ये मेरी किस्मत की चाबी है और इसे कभी खोना मत। पर मेरी किस्मत उसी दिन चली गई थी जिस दिन आप दोनों चले गए थे, मम्मी पापा। वही हसरत और दादी आंगन में ही खड़े थे। उसी पल दादी हसरत के गालों पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोली, बस मेरी पोती को हर मुसीबत से बचाना। दादी इतना बोलकर चली गई। वही हसरत अपने जेब में से एक छोटी सी की निकालते हुए बोला, आपको कहने की जरूरत नहीं थी, सुबह महाशिवरात्रि। दादी हॉल में चिल्लाते हुए बोली, निशी सूर्या, जुनून तुम लोगों को और कितनी देर लगेगी? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? वही हसरत सोफे पर बैठा था। हसरत ने हल्की पिंक कलर का शेरवानी पहना हुआ था जिसमें वो हैंडसम और बहुत एट्रैक्टिव लग रहा था। वही नील और विकी दोनों ने एक जैसे गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हुए थे जिसमें वो 2 ही गुड लुकिंग लग रहे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। नील चिढ़ते हुए कहा, ये लड़कियां इतना वक्त क्यों लगाती है, मुझे समझ नहीं आता है। उसी वक्त सुरैया हॉल में आते हुए बोली, सासू माँ, हम कैसे लग रहे हैं? सुरैया ने एक सिल्क सैफरन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। वही निशी भी हॉल में आते हुए बोली, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? निशी ने एक येलो कलर की घाघरा चोली पहनी थी जिसमें वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दादी परेशान होकर बोली, हाँ हाँ, सुंदर लग रही हो तुम दोनों। तभी जुनून हॉल में मुस्कुराते हुए आई और बोली, और मैं कैसी लग रही हूँ? जुनून की आवाज सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग जुनून को आंखें बड़ी किए देख रहे थे और सभी एक साथ बोले, बेहद ही खूबसूरत। जुनून उनकी बात सुनकर स्माइल करने लगी। जुनून ने भी एक हल्की पिंक कलर की घाघरा चोली पहनी हुई थी और उसके हल्के कर्ली बाल खुले हुए थे जिसमें वो सच में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। और वहीं जुनून की नजर हसरत पर पड़ी, जहां हसरत भी जुनून को ही एक तक देखे जा रहा था। तभी हसरत की नजर उसके पतले गोरे कमर पर पड़ी। उसके कमर पर एक काला तिल था जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हसरत कुछ वक्त तक देखता रहा और अगले ही पल वो अपने होश में आ गया और अपने रिस्ट वॉच में देखने लगा। दादी परेशान होकर बोली, सबका हो गया है तो हम चले। सभी लोग घर के बाहर आ चुके थे। उसी वक्त दादी को कुछ याद आया और तुरंत बोली, हम तो भूल ही गए कि हम फूलों की थाल हॉल में ही भूल गए हैं, कोई जाकर उसे लेकर आओ। दादी इतना बोलकर सबके तरफ देखने लगी, पर वो सब अपनी नजरें दूसरे तरफ करके इधर उधर देखने लगे। वहीं जुनून सबको ऐसा करता देख मुस्कुराने लगी और बोली, मैं लेकर आती हूँ दादी। दादी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जुनून जाने लगी। फिर से दादी ने कहा, जुनून तुम हसरत को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि टेबल पर 2 थलियां हैं। जुनून दादी की बात सुनकर हसरत को देखने लगी और अपनी आंखें घुमाकर जाने लगी। हसरत और जुनून अंदर पहुंच चुके थे। हसरत जुनून के आगे खड़ा था और वही जुनून थाली को लेने के लिए अपनी एक कदम जैसे ही बढ़ाई, वैसे ही उसका पैर उसके घाघरे में फंस गया और वो सीधा हसरत को लेकर सोफे पर गिर गई और उन दोनों के होंठ आपस में सट गए। जुनून अपना होंठ हसरत के होठों पर सता देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं हसरत भी जुनून को ठंडी आंखों से देख रहा था। तभी जुनून हड़बड़ाते हुए हसरत के ऊपर से हटने लगी। जुनून के उठने से पहले ही हसरत ने जुनून की गोरे पतले कमर को खींचकर तुरंत अपने नीचे कर लिया और जुनून के होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। वही जुनून शॉक्ड हो चुकी थी। हसरत अपने एक हाथ को जुनून के गाल पर रखकर सहलाने लगा और दूसरे हाथ से उसके गले में डालकर सहलाने लगा। हसरत बहुत डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। तभी जुनून अपने होश में आ गई और हसरत को एकदम से धक्का दे दी। हसरत की पकड़ बहुत ढीली थी, इसलिए वो सोफे से नीचे गिर गया। जुनून तुरंत उठ गई। वहीं हसरत गुस्से में जुनून को घूरते हुए खड़ा हो गया और गुस्से में जुनून को फिर से कमर से होल्ड कर लिया। इस बार हसरत ने जुनून के कमर को इतनी टाइट होल्ड किया था कि जुनून उसके बाहों में हिल तक नहीं पा रही थी।
वही जुनून हसरत के सीने को धक्का देने की कोशिश करने लगी और गुस्से में बोली, मुझे छोड़ दीजिए, आप कोई मेरे पति नहीं है कि आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। आप मेरे सिर्फ और सिर्फ बॉस है और कुछ नहीं, तो इसीलिए आपका कोई हक भी नहीं बनता मुझे छूने की। हसरत गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है कि बाहर से दादी की आवाज आई, क्या हुआ? तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग रही है? क्या मुझे फूल की थाली लेने के लिए अंदर आना पड़ेगा? दादी की आवाज सुनकर जुनून जल्दी से हसरत के बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर हसरत उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, बस ये तो शुरुआत है, वेट एंड वॉच। हसरत इतना बोलकर जुनून को एक छोटा सा दोबारा किस कर दिया और जुनून की आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए जुनून के कमर पर तिल वाले जगह पर जोर से चिनघोट लिया, जिससे जुनून के मुंह से चीख निकल गई। महाशिवरात्रि उत्सव। एक महागुरु मंडप में हवन कुंड के पास बैठे थे और सभी गांव वाले वहीं खड़े थे और ये मंडप पूरे खुले फील्ड के बीचों बीच में था। वहाँ उस गांव के साथ साथ दूसरे गांव भी थे। वो फील्ड पूरा फूलों से सजाया गया था और वहीं जुनून की फैमिली और हसरत फील्ड के एंट्रेंस के पास पहुंच चुके थे। वहीं जुनून और हसरत दोनों ही एंट्रेंस को बेचैनी भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें एंट्रेंस को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था और वहीं जुनून की फैमिली अंदर जा चुके थे। जुनून और हसरत अभी भी किसी कसमकस में खड़े थे। तभी दादी की आवाज आई, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। दादी की आवाज सुनकर दोनों होश में आ गए और वो दोनों एक साथ ही एंट्रेंस पर कदम बढ़ा दिया और जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम रखा वैसे ही मौसम ने अपना रुख बदल दिया और हवाएं तेज हो गई। बादल भी काले पड़ने लगे, जैसे अब भी बारिश हो जाएगी। और वही पूरे गांव वाले बदलते मौसम को देखकर हैरान थे। वही मंडप पर सरपंच खड़ा था। तभी सरपंच ने कहा, महागुरु शिवजी और पार्वती जी को बुलाया जाए। महागुरु अपने लीन में थे। उसी वक्त अपनी आंखें खोलते हुए बोले, नहीं, जिसे आप लोगों ने चुना है वो शिव और पार्वती नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा आया है जिससे इस मौसम ने भी रुख बदल लिया है और हमारे महादेव का किसी की और इशारा है। और आज जो शादी होगी वो आज तक की सबसे अनोखी शादी होगी, जिसे खुद महादेव ने चुना है। वही सरपंच सुनकर हैरान हो गया और पूरे गांव वाले भी। तभी सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे कि ये महागुरु क्या बोल रहे हैं? क्या आज से इस गांव की परंपरा टूट जाएगी? सरपंच ने सबको शांत करते हुए बोले, आप सभी शांत हो जाइए। महागुरु ने यह नहीं कहा है कि हमारी गांव की परंपरा टूटे गई। उन्होंने कहा है कि हमारे महादेव ने खुद अपने अवतार को चुना है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि महादेव ने अपना अवतार खुद चुना है। वही पूरे गांव वाले सरपंच की बात सुनकर खुश थे और वही जुनून की फैमिली और हसरत मंडप के पास ही खड़े थे। सरपंच ने महागुरु से कहा, तो हमारे महादेव किसे चुना चाहते हैं? तभी महागुरु ने अपनी गहरी आंखों से सबको देखने लगे। उसी वक्त उनकी नजर जुनून और हसरत पर गई। वो दोनों एक दूसरे के कुछ दूरी पर खड़े थे। उसी वक्त महागुरु ने जुनून और हसरत की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये बनेंगे शिव और पार्वती। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे। जुनून और हसरत साथ में बैठे थे और उनके सामने वाले टेबल पर नील, विकी और निशी बैठे थे और सूर्या खाना परोस रही थी। वही मैन चेयर पर बैठी दादी के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी दादी आंखों में चिंता लिए बोली, जुनून बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो, वरना 5 साल पहले जब ठाकुर से भागकर तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मुंबई की बस पकड़ी थी और वो बस मुंबई पहुंचते ही उस बस में आग लग गई थी और वो पूरी बस जल के राख हो चुकी थी। हमने इस न्यूज को देखते ही जैसे किसी ने हमारा कलेजा ही छीन लिया हो और हमने उस न्यूज के देखने के बाद हमारे पास वो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम अभी तक जिंदा होगी और हमें इसी बात की बहुत खुशी है। सुरैया बोली, हाँ जुनून बिटिया, हम लोगों जैसे सदमे में आई गए हो, पर न्यूज में बता ही रहे थे कि बस के आग में कौनो ना ही बचे थे। जुनून के चेहरे पर उदासी आ गई और बोली, हाँ उस बस में कोई नहीं बचा था सिवाय मेरे, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह बस से बाहर निकाला था, पर वो खुद नहीं बच पाए थे। ये सुनते ही वहाँ का माहौल दुखी और शांत से भर गया था। तभी दादी उन सबको दुखी में देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, तुम सबको पता है ना कि कल महाशिवरात्रि है और हमारे गांव में इसका इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जुनून, तुम्हें तो याद ही होगा इस परंपरा के बारे में कि एक लड़का और एक लड़की को शिव और पार्वती बनाकर शादी की जाती है और उनका रिश्ता शिव और पार्वती की तरफ अटूट रिश्ता बन जाता है।
जुनून खुश होकर बोली, हाँ मुझे याद है, और मैं इस दिन को कब से देखना चाहती थी पर देख नहीं पाई थी, पर मैं कल जरूर देखूंगी। निशी जो खाना खा रही थी वो खुशी से तुरंत बोली, हाँ कल बहुत मजा आने वाला है और हम सभी नए कपड़े पहनने वाले हैं। उसने इतना ही बोला था कि उसके गले में खाना अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग निशी के पीठ पर सहलाने लगे और अपनी पानी की ग्लास को निशी की तरफ बढ़ा दिया। वहीं हसरत उन लोगों को देख रहा था कि कैसे सभी लोग निशी की केयर कर रहे हैं। उसी पल हसरत के सामने आपने आप एक इमेज आने लगी जिसमें हसरत की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। उसमें एक लड़की भी बैठी थी। वो लड़की लगातार बोले जा रही थी। तभी उसके गले में खाना अटक गया और खांसने लगी। तभी हसरत और उसकी फैमिली उसकी केयर करने लगे और हसरत की मॉम ने बोला, निहारिका मैंने पहले भी कहा था कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते। निहारिका बोली, हाँ मैं समझ गई। वही दादी हसरत को काफी देर से नोटिस कर रही थी। उसी पल दादी बोली, हसरत बेटा तुम्हारा खाना हो गया हो तो हम कुछ बात कर सकते हैं। दादी की बात सुनकर हसरत होश में आ गया। आंगन में हसरत और दादी दोनों ही खूबसूरत चांद को निहार रहे थे। दादी ने हसरत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी पोती को उस ठाकुर से क्यों बचाया, जबकि तुम बिना कोई बहस किए उन्हें जुनून को ले जाने देते, पर तुमने मेरी पोती को बचाए। मुझे पता है कि तुम मेरी पोती से प्यार नहीं करते और न ही नफरत, पर तुम्हारे आंखों में एक अलग सा ही एहसास है मेरी पोती के लिए। हसरत दादी की बात सुनकर उनके तरफ देखने लगा। दादी थोड़ी सीरियस होकर बोली, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बातें करने आई हूँ। मैं तुमसे अपनी पोती के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। वही जुनून रूम में बेड पर बैठी थी। उसने अपने हाथ में वही टूटू हुई लॉकेट को देख रही थी। उस लॉकेट में एक छोटा सा ताला लटका हुए था। जुनून उस लॉकेट को देखते हुए बोली, पता नहीं इसकी की कहाँ होगी। 2 साल हो चुके हैं की को खोए हुए, और मम्मी पापा ने कहा था कि ये मेरी किस्मत की चाबी है और इसे कभी खोना मत। पर मेरी किस्मत उसी दिन चली गई थी जिस दिन आप दोनों चले गए थे, मम्मी पापा। वही हसरत और दादी आंगन में ही खड़े थे। उसी पल दादी हसरत के गालों पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोली, बस मेरी पोती को हर मुसीबत से बचाना। दादी इतना बोलकर चली गई। वही हसरत अपने जेब में से एक छोटी सी की निकालते हुए बोला, आपको कहने की जरूरत नहीं थी, सुबह महाशिवरात्रि। दादी हॉल में चिल्लाते हुए बोली, निशी सूर्या, जुनून तुम लोगों को और कितनी देर लगेगी, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? वही हसरत सोफे पर बैठा था। हसरत ने हल्की पिंक कलर का शेरवानी पहना हुआ था जिसमें वो हैंडसम और बहुत एट्रैक्टिव लग रहा था। वही नील और विकी दोनों ने एक जैसे गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हुए थे जिसमें वो 2 ही गुड लुकिंग लग रहे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। नील चिढ़ते हुए कहा, ये लड़कियां इतना वक्त क्यों लगाती है, मुझे समझ नहीं आता है। उसी वक्त सूर्या हॉल में आते हुए बोली, सासू माँ हम कैसे लग रहे हैं? सूर्या ने एक सिल्क सेफरन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। वही निशी भी हॉल में आते हुए बोली, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? निशी ने एक येलो कलर की घाघरा चोली पहनी थी जिसमें वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दादी परेशान होकर बोली, हाँ हाँ सुंदर लग रही हो तुम दोनों। तभी जुनून हॉल में मुस्कुराते हुए आई और बोली, और मैं कैसी लग रही हूँ? जुनून की आवाज सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग जुनून को आंखें बड़ी किए देख रहे थे और सभी एक साथ बोले, बेहद ही खूबसूरत। जुनून उनकी बात सुनकर स्माइल करने लगी। जुनून ने भी एक हल्की पिंक कलर की घाघरा चोली पहनी हुई थी और उसके हल्के कर्ली बाल खुले हुए थे जिसमें वो सच में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। और वहीं जुनून की नजर हसरत पर पड़ी जहां हसरत भी जुनून को ही एक तक देखे जा रहा था। तभी हसरत की नजर उसके पतले गोरे कमर पर पड़ी। उसके कमर पर एक काला तिल था जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हसरत कुछ वक्त तक देखता रहा और अगले ही पल वो अपने होश में आ गया और अपने रिस्ट वॉच में देखने लगा। दादी परेशान होकर बोली, सबका हो गया है तो हम चले। सभी लोग घर के बाहर आ चुके थे। उसी वक्त दादी को कुछ याद आया और तुरंत बोली, हम तो भूल ही गए कि हम फूलों की थाल हॉल में ही भूल गए हैं, कोई जाकर उसे लेकर आओ। दादी इतना बोलकर सबके तरफ देखने लगी पर वो सब अपनी नजरें दूसरी तरफ करके इधर उधर देखने लगे। वहीं जुनून सबको ऐसा करता देख मुस्कुराने लगी और बोली, मैं लेकर आती हूँ दादी। दादी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जुनून जाने लगी। फिर से दादी ने कहा, जुनून तुम हसरत को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि टेबल पर 2 थलियां हैं। जुनून दादी की बात सुनकर हसरत को देखने लगी और अपनी आंखें घुमाकर जाने लगी।
हसरत और जुनून अंदर पहुंच चुके थे। हसरत जुनून के आगे खड़ा था और वही जुनून थाली को लेने के लिए अपनी एक कदम जैसे ही बढ़ाई, वैसे ही उसका पैर उसके घाघरे में फंस गया और वो सीधा हसरत को लेकर सोफे पर गिर गई और उन दोनों के होंठ आपस में सट गए। जुनून अपना होंठ हसरत के होठों पर सता देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं हसरत भी जुनून को ठंडी आंखों से देख रहा था। तभी जुनून हड़बड़ाते हुए हसरत के ऊपर से हटने लगी। जुनून के उठने से पहले ही हसरत ने जुनून की गोरे पतले कमर को खींचकर तुरंत अपने नीचे कर लिया और जुनून के होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। वही जुनून शॉक्ड हो चुकी थी। हसरत अपने एक हाथ को जुनून के गाल पर रखकर सहलाने लगा और दूसरे हाथ से उसके गले में डालकर सहलाने लगा। हसरत बहुत डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। तभी जुनून अपने होश में आ गई और हसरत को एकदम से धक्का दे दी। हसरत की पकड़ बहुत ढीली थी, इसलिए वो सोफे से नीचे गिर गया। जुनून तुरंत उठ गई। वहीं हसरत गुस्से में जुनून को घूरते हुए खड़ा हो गया और गुस्से में जुनून को फिर से कमर से होल्ड कर लिया। इस बार हसरत ने जुनून के कमर को इतनी टाइट होल्ड किया था कि जुनून उसके बाहों में हिल तक नहीं पा रही थी। वही जुनून हसरत के सीने को धक्का देने की कोशिश करने लगी और गुस्से में बोली, मुझे छोड़ दीजिए, आप कोई मेरे पति नहीं है कि आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। आप मेरे सिर्फ और सिर्फ बॉस है और कुछ नहीं, तो इसीलिए आपका कोई हक भी नहीं बनता मुझे छूने की। हसरत गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है कि बाहर से दादी की आवाज आई, क्या हुआ? तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग रही है? क्या मुझे फूल की थाली लेने के लिए अंदर आना पड़ेगा? दादी की आवाज सुनकर जुनून जल्दी से हसरत के बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर हसरत उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, बस ये तो शुरुआत है, वेट एंड वॉच। हसरत इतना बोलकर जुनून को एक छोटा सा दोबारा किस कर दिया और जुनून की आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए जुनून के कमर पर तिल वाले जगह पर जोर से चिनघोट लिया, जिससे जुनून के मुंह से चीख निकल गई। महाशिवरात्रि उत्सव। एक महागुरु मंडप में हवन कुंड के पास बैठे थे और सभी गांव वाले वहीं खड़े थे और ये मंडप पूरे खुले फील्ड के बीचों बीच में था। वहाँ उस गांव के साथ साथ दूसरे गांव भी थे। वो फील्ड पूरा फूलों से सजाया गया था और वहीं जुनून की फैमिली और हसरत फील्ड के एंट्रेंस के पास पहुंच चुके थे। वहीं जुनून और हसरत दोनों ही एंट्रेंस को बेचैनी भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें एंट्रेंस को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था और वहीं जुनून की फैमिली अंदर जा चुके थे। जुनून और हसरत अभी भी किसी कसमकस में खड़े थे। तभी दादी की आवाज आई, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। दादी की आवाज सुनकर दोनों होश में आ गए और वो दोनों एक साथ ही एंट्रेंस पर कदम बढ़ा दिया और जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम रखा, वैसे ही मौसम ने अपना रुख बदल दिया और हवाएं तेज हो गई। बादल भी काले पड़ने लगे, जैसे अब भी बारिश हो जाएगी। और वही पूरे गांव वाले बदलते मौसम को देखकर हैरान थे। वही मंडप पर सरपंच खड़ा था। तभी सरपंच ने कहा, महागुरु शिवजी और पार्वती जी को बुलाया जाए। महागुरु अपने लीन में थे। उसी वक्त अपनी आंखें खोलते हुए बोले, नहीं, जिसे आप लोगों ने चुना है वो शिव और पार्वती नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा आया है जिससे इस मौसम ने भी रुख बदल लिया है और हमारे महादेव का किसी की और इशारा है। और आज जो शादी होगी वो आज तक की सबसे अनोखी शादी होगी, जिसे खुद महादेव ने चुना है। वही सरपंच सुनकर हैरान हो गया और पूरे गांव वाले भी। तभी सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे कि ये महागुरु क्या बोल रहे हैं? क्या आज से इस गांव की परंपरा टूट जाएगी? सरपंच ने सबको शांत करते हुए बोले, आप सभी शांत हो जाइए। महागुरु ने यह नहीं कहा है कि हमारी गांव की परंपरा टूटे गई। उन्होंने कहा है कि हमारे महादेव ने खुद अपने अवतार को चुना है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि महादेव ने अपना अवतार खुद चुना है। वही पूरे गांव वाले सरपंच की बात सुनकर खुश थे और वही जुनून की फैमिली और हसरत मंडप के पास ही खड़े थे। सरपंच ने महागुरु से कहा, तो हमारे महादेव किसे चुना चाहते हैं? तभी महागुरु ने अपनी गहरी आंखों से सबको देखने लगे। उसी वक्त उनकी नजर जुनून और हसरत पर गई। वो दोनों एक दूसरे के कुछ दूरी पर खड़े थे। उसी वक्त महागुरु ने जुनून और हसरत की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये बनेंगे शिव और पार्वती। सभी गांव वाले उन दोनों को देखने लगे और बोले, इन दोनों के तो भाग्य ही खुल गए, क्योंकि खुद महादेव ने इनकी जोड़ी चुनी है। वहीं जुनून पूरी तरह हैरानी से खड़ी थी और वहीं हसरत के चेहरे पर सख्त भाव था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसी पल जुनून हैरानी से बोली, आपने अभी क्या कहा? मेरी और सर की शादी? नहीं,
मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, हम वो नहीं हो सकते हैं। महागुरु ने कहा, हमें पहचाने में कोई गलती नहीं हुई है, तुम दोनों ही बनोगे शिव और पार्वती, ये ही महादेव का इशारा है। हसरत ने सख्त आवाज कहा, मुझे इन सब में विश्वास नहीं है और मुझे शादी करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने महादेव से कहिए वो किसी और को चुन ले। वही जुनून परेशान होकर बोली, और मुझे भी शादी नहीं करनी और वो भी इनसे कभी नहीं, तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए। वही गांव वाले इन दोनों की बातें सुनकर आपस में फूस फूसते हुए बोले, ये दोनों अपना किस्मत क्यों खराब करना चाहते हैं, जबकि खुद महादेव ने इन दोनों को चुना है एक दूसरे के लिए, और ये दोनों है कि किसी और को चुनने के लिए बोल रहे हैं। तभी हसरत ने कहा, हसरत सिंघानिया हूँ मैं, और मैं आपके महादेव के फैसले पर इनकार करता हूँ। हसरत के बात सुनकर महागुरु एक विश्वास के साथ स्माइल करते हुए कहा, तुम भले ही महादेव पर विश्वास नहीं करते, पर ये मौसम देख रहे हो, ये इशारा है तुम दोनों के लिए। तुम दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हो और तुम कुछ भी कर लो इससे भाग नहीं सकते हो, और ये महादेव की मर्जी है तो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। महागुरु ने सरपंच से कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, इन्हें जल्दी तैयार करके लाइए। सरपंच महागुरु की बात सुनकर तुरंत अपने आदमियों और कुछ महिलाओं से कहा, हमारे पास समय नहीं है, इन्हें जल्दी तैयार करके लाओ। तभी सभी गांव वाले ने भी कहा, हाँ हाँ जल्दी तैयार करके लाइए, हमें शिव और पार्वती के दर्शन करने हैं। उसी पल जुनून बोली, पर जुनून की बात बीच में काटे हुए दादी बोली, परवर कुछ नहीं, तुम दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है। क्या हुआ, वो शादी बस दिखौती के लिए हुई थी, पर जब किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर पड़ जाती है तब वो शादी नकली नहीं होती है, और तुम दोनों की जोड़ी खुद महादेव ने चुनी है, तो मैं कौन होती हूँ उनके फैसले को इनकारने वाली। दादी आगे बोली, इन दोनों को ले जाइए। दादी की बात सुनकर जुनून का तो मुंह रोने सा बन गया, और वहीं हसरत का चेहरा सख्त था। उसी वक्त उन दोनों को जबरदस्ती लेकर चले गए। कुछ देर बाद मंडल के एक साइड से हसरत रौबदार तरीके से चलते हुए आ रहा था। उसके हाथ में गुलाब की वरमाला था। हसरत ने बिल्कुल शिव की तरफ सिर्फ एक धोती पहना हुए था। उसके बाजुओं में और उसके गले में रुद्राक्ष से सिंगार किया गया था, और हसरत के अपर बॉडी पर कुछ नहीं था, जिससे हसरत का अट्रैक्टिव 6 पैक साफ दिख रहा था। जब हसरत चलकर आ रहा था तब हवाएं तेज हो गई थी, जैसे खुद महादेव आ रहे हो। वहीं महागुरु हसरत को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, इस लड़के की चेहरे की तेज और चलने का आकर्षण बिल्कुल महादेव जैसा है। महागुरु ने दूसरी साइड देखा जहां से जुनून आ रही थी। जुनून ने पार्वती जैसे सफेद कलर की साड़ी और ऑन शोल्डर ब्लाउज पहनी हुई थी, और उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। जुनून को भी बिल्कुल पार्वती जैसे ही सिंगार किया गया था। महागुरु जुनून को देखते हुए बोले, ये लड़की माता पार्वती जैसे रूप रंग और मासूम सा चेहरा है। महागुरु उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए ऊपर देखकर बोले, हर हर महादेव। वहीं मंडप के एक साइड में हसरत और दूसरे साइड में जुनून खड़ी थी। वो एक दूसरे को देखते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वो दोनों मंडप पर ही पहुंचे थे कि तभी व्हाइट कलर की 5-6 गाड़ियां गांव वालों की भीड़ से आ रही थी। वो गाड़ियां मंडप के पास आकर एकदम से रुक गई, और उस गाड़ियों में से बहुत सारे हट्टे कट्टे गुंडे निकलकर मंडप को घेर लिया, और एक गाड़ी में से ठाकुर निकलते हुए मंडप के पास खड़ा हो गया और गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। अरे ये क्या, मेरी बेइज्जती करने के बाद? तुम दोनों यहाँ तो शादी कर रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। तभी ठाकुर गुस्से में अपने आदमियों से कहा, इस मंडप को पूरा तहस नहस कर दो और उस लड़की को अपने साथ लेकर आओ। ठाकुर की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए, और वहीं दादी को अब बहुत चिंता होने लगा। उसी पल सरपंच ने कहा, ठाकुर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, और तुम हमारे गांव की इतनी सालों की परंपरा टूटने की कोशिश कर रहे हो। ये हम होने नहीं देंगे। ठाकुर ने गुस्से में कहा, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और मुझे इस परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम अच्छे से जानते हो, तो मेरे और मेरे दुश्मन के बीच मत ही आओ, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सरपंच ठाकुर की बात सुनकर डर गया। वहीं दादी जुनून को ले जाने की बात सुनकर घबरा गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जुनून को कैसे बचाए। ठाकुर अपना रोब जमाते हुए हसरत से कहा, मैं तुम्हें मार कर ही इस लड़की को अपने साथ हवेली लेकर जाऊंगा और अपने बेटे से शादी करवाऊंगा, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे हट्टे कट्टे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा वही मेरा बेटे की तेरे बीबी के साथ, अरे नहीं, अपनी बीबी के साथ सुहाग रात मनाएगा। वही
ठाकुर की बात सुनकर हैरानी से गांव वाले तमाशा देखे जा रहे थे और जुनून का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। वो हसरत को देख रही थी क्योंकि जुनून जानती थी हसरत उसे बचा सकता है, पर उसे उम्मीद नहीं था कि हसरत उसे बचाएगा। वही ठाकुर की बात सुनकर हसरत का चेहरा भयानक हो गया और सख्त मगर डरा देने वाली आवाज में कहा, अगर तेरे आदमियों के पास इतनी हिम्मत है तो बस जुनून को छू कर दिखा। अगर इन लोगों ने इसे थोड़ा भी छू लिया तो जुनून तुम लोगों की, अगर नहीं छू पाए तो मौत तुम लोगों की। हसरत की बात सुनकर ठाकुर ने गुस्से में कहा, जाओ उस लड़की को लेकर आओ। ठाकुर की बात सुनकर सभी हट्टे कट्टे आदमी आगे बढ़ने लगे। वहीं जुनून मंडप पर घबरा रही थी। जुनून जानती थी हसरत उसे बचा लेगा क्योंकि हसरत अपने वादे का पक्का था, पर हसरत ने जो अभी कहा उसकी वजह से जुनून थोड़ी घबराई हुई थी। तभी एक आदमी मंडप पर चढ़ गया। वो हसरत को घूरते हुए जुनून के पास जाने लगा। हसरत बिना कोई रिएक्शन के चुपचाप खड़ा था और वही आदमी जुनून के बेहद ही करीब था। वो आदमी जुनून के बाहों को पकड़ने ही जा रहा था कि तभी हसरत ने उस आदमी का हाथ पकड़कर बेरहमी से मोड़कर तुरंत उसने अपने सर के ऊपर कर लिया और आ रहे आदमियों पर फेंक दिया, जिससे आ रहे आदमी सीधा जमीन पर गिर गए। उस वक्त हसरत का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था और वही मौजूद सभी हसरत का भयानक रूप देखकर हैरान थे। वही एक आदमी जुनून के ठीक पीछे ही था। उसका हाथ जुनून के 1 ही इंचेस पर था। वो बस पकड़ने ही वाला था कि उसी वक्त हसरत ने अपना पैर उस आदमी के मुंह पर धर दिया और वो आदमी सीधा जमीन पर गिर गया। हसरत ऐसे ही करते सबको मरने लगा और वही एक एक आदमी धनाशाही होकर कार पर गिर रहे थे तो कहीं भीड़ में। उसी पल हसरत ने एक आदमी के पेट पर इतनी जोर से लात मारा कि वो उड़ते हुए सीधा ठाकुर के ऊपर गिर गया और वही ठाकुर उस आदमी के नीचे दब गया और वो सब कुछ ही देर में कहराते हुए हसरत से डर के भाग गए। वो जैसे आए थे वैसे ही उल्टे पैर ठाकुर को लेकर भगा गए। वही गांव वाले इस माहौल को देखकर बिल्कुल शांत थे। वही महागुरु भीड़ में खड़े थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि यहाँ क्या होने वाला था, इसलिए वो पहले ही साइड हो गए थे। महागुरु ने हसरत से कहा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल महादेव जैसा है। अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर दो। महागुरु मंडप की ओर बढ़ते हुए कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है। हमें शाम होने से पहले ही ये शादी करनी होगी, वरना इस गांव की परंपरा टूट जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। और तभी दादी की नजर मंडप पर पड़ी और परेशान होकर बोली, जुनून कहाँ है? दादी की बात सुनकर हसरत पीछे मुड़कर देखने लगा, पर जुनून सच में वहां नहीं थी। और वही सभी गांव वाले भी मंडप पर देखने लगे और बातें करते हुए बोले, दुल्हन कहाँ चली गई? अब ये शादी कैसे होगी? सुराइया चिंता करते हुए बोली, हाय राम, जुनून बिटिया अभी तो इसी मंडप पर थी तो कहाँ चली गई? कहीं ठाकुर ने उसे उठा तो ना ही लिया? हसरत इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर एंट्रेंस पर पड़ी, जहाँ जुनून शादी का मंडप छोड़कर भाग रही थी। तब हसरत ठाकुर के आदमियों से लड़ रहा था। तब सबकी नजरें बस हसरत पर ही टिकी थी और जुनून को एक मौका मिल गया हसरत और शादी से बचने का। जुनून लगभग एंट्रेंस पर पहुंच चुकी थी। तभी एक गांव वाले ने एंट्रेंस के पास जुनून को भागते हुए देखा लिया और एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, दुल्हन शादी से भाग रही है। सभी गांव वाले और जुनून की फैमिली एंट्रेंस की तरफ देखने लगे और अगले ही पल एंट्रेंस पर सभी गांव वाले ने जुनून को घेर लिया और जुनून से बोले, हम अपनी गांव की परंपरा नहीं टूटने देंगे और ये महादेव की मर्जी है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। वही जुनून अपने सामने इतनी लोगों को देखा घबरा गई और बोली, देखिए मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए। उसी पल एक महिला बोली, क्या दिक्कत है तुम्हें शादी करने में? जब बचाने वाला इतना अच्छा पति मिल रहा है तो क्यों भाग रही हो इस शादी से? ये बोलकर वो औरत और गांव वाले जुनून को पकड़कर मंडप पर लाकर खड़ा कर दिया। वही हसरत ये सब देखकर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। सरपंच ने बोला, महागुरु दुल्हन आ गई है, शादी शुरू कीजिए। सरपंच को बात सुनकर जुनून फिर से भाग जाना चाहती थी, पर उसे जबरदस्ती मंडप पर बैठा दिया गया था। वहीं हसरत बिना कुछ बोले मंडप पर बैठ गया। जुनून ये देखकर हैरान हो गई, जो कुछ देर पहले इस शादी के खिलाफ था, और अगले ही पल अचानक ही उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो शादी करने के लिए मंडप में बैठ गया। वहीं शादी शुरू हो गई और कुछ ही देर में उन दोनों की शादी हो गई। जुनून को न चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। महागुरु ने कहा, विवाह संपन्न हुआ और आज से आप दोनों पति और पत्नी हुए। ये बात सुनकर जुनून की आंखों में आंसू भर गए। वहीं हसरत के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। महागुरु ने इतना बोलते ही था, तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर
उस फील्ड में लैंड हुए और उस हेलीकॉप्टर में से वीएन और एजे दोनों उतरकर हसरत के बगल में खड़े हो गए। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी थी, पर मास्क लगने की वजह से उनकी बस आंखें दिख रही थीं। उसी पल वीएन ने कहा, सॉरी बॉस, हमें आपको ढूंढने में इतने घंटे लगा दिए, क्योंकि आपकी वॉच को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें इतने घंटे लग गए आपको ढूंढने में। वही जुनून और हसरत अभी भी मंडप में बैठे होते हैं। उसी पल जुनून मंडप पर से उठ खड़ी हुई और गांव वालों, महागुरु और अपने दादी को गुस्से में देखते हुए बोली, आप सबको मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुशी मिल गई हो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जुनून हसरत को घूरते हुए गुस्से में बोली, पहले आप इस शादी के खिलाफ थे, पर आपको अचानक ऐसा क्या हुए कि आपने मुझसे शादी कर ली? और मुझे नहीं पता आपने मुझसे शादी क्यों की, पर मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। और अब आपकी हेलीकॉप्टर आ चुकी है तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जुनून इतना बोलते ही वहाँ से जाने लगी। वही हसरत मंडप पर से खड़ा हो गया और सख्त आवाज में जुनून से कहा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुमसे क्या कहा था कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो, तो चुपचाप वापस आओ और मेरे साथ चलो। जुनून हसरत की बात को अनसुना करके आगे बढ़ गई। हसरत आपने बातों को अनसुना करता देख गुस्से में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा, वापस आओ। फिर भी जुनून हसरत के बातों को सुने बिना आगे बढ़ रही थी। तभी हसरत गुस्से में आग बबूला हो गया और जुनून के पास जाते ही जुनून को अपने गोद में उठा दिया और अपने साथ ले जाने लगा। वही जुनून गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए मुझे आपके साथ नहीं जाना। पहले आपने मुझसे जानबूझकर मुझसे शादी कर ली और अब मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। आपके अंदर दिल नहीं और किसी के इमोशन की भी कदर नहीं है, इसलिए आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और न ही मैं आपको अपना पति मानती हूँ। जुनून लगातार बोले जा रही थी। वही हसरत को उसके बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसे चुप कराने के लिए जुनून के होठों पर अपना होठ रख दिया और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। और वहीं पूरे गांव वाले इतने हैरान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उनके गांव में क्या रहा था। जुनून की फैमिली शॉक में खड़े थे। उसी पल सिराइयां हैरान होकर बोली, जमात जी